चलो जी, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना। और क्लास हो जाए उसके बाद कुछ क्लासेस को लेकर के डिस्कस करेंगे, बट अभी टॉपिक तो एक और रिक्वेस्ट थी उस पर, मतलब पुली और उसके क्लैंप, पुली और क्लैंप का डिस्कस करना था कि पुली और जो क्लैंप होता है उस पर फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलो आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आपको ना ये कुछ रियल पिक्चर्स दिखाएंगे। कुछ रियल पिक्चर्स देखो आप। ये जो रियल पिक्चर्स लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हो, ये एक पुली है, आई मीन, बट उस पर रोप नहीं है, रस्सी नहीं है उसके ऊपर। लेफ्ट वाली फिगर की बात कर रहा हूँ आपसे। तो पहले आपको ना इसकी एक मेंटल इमेज अपने माइंड में बनानी होगी कि जो पुली होती है वो किस टाइप की होती है। तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और उसमें आप ग्रूव देख सकते हो, और उसमें रोप लगाते हैं तो वो रोप स्लिप करती है। आप डायग्राम को देख सकते हो कितनी स्मूथ है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि पुली स्मूथ है। फ्रिक्शनलेस पुलिस की बात हम करते हैं। सेकंड फिगर भी वैसा ही है, मतलब बहुत चिकनी पुली है, देख सकते हो आप, स्मूथ टाइप की है, फ्रिक्शन अंदर नहीं है। हालांकि पुरानी पुली है तो रस्टिंग वगैरह थोड़ी सी हो चुकी है उसमें। और थर्ड में हमने विथ रोप दिखाया है। तो पहले क्वेश्चंस में आगे जाने से पहले, क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि इसको एक मेंटल इमेज आपके माइंड में बैठे कि पुली क्या होता है, क्लैंप क्या होता है, तभी आप उसके क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये जो पर्सन ने जो होल्ड किया है, ये जो हुक है, बेसिकली जहां पर ये हुक है, इस हुक को आप कह सकते हो कि ये एक तरीके का क्लैंप है ना, हुक क्लैंप। मतलब कहीं पर हुक से लटका सकते हैं इसको। तो ये हुक वाली पुलीज होती हैं। कुछ और मैं दिखा रहा हूँ, देखो। ये इस टाइप की भी पुलीज होती हैं जो कहीं पर क्लैंप किया जाता है विद द स्क्रू सिस्टम से, मतलब स्क्रू पेड्स के थ्रू। स्क्रू के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्लैंप है, मतलब यहाँ पर फंसा सकते हो इसको। तो ये क्लैंप कहला रहा है आपका। ये बेसिकली आप इसका क्लैंप बोलते हो, जिसमें पुली को फिक्स किया जाता है। और उस क्लैंप को नट बोल्ट की तरह, मतलब अब मिस्त्री नहीं बनना, बट हाँ नट बोल्ट की तरीके से ना, मतलब आप टेबल पे लगा सकते हो इसको। तो ये नीचे वाला डायग्राम भी देख सकते हो। तो एक मेंटल इमेज आपको समझ में आएगी कि पुली क्या है और क्लैंप क्या है। ये सर्कुलर वाला ऑब्जेक्ट तो पुली है, सर्कुलर वाला ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो ये तो पुली हो गया। बट ये जो पोर्शन है, जो ये पेंच लगाया गया है, ये जो स्क्रू टाइट किया गया है, ये सब आपका क्लैंप वाला पोर्शन है, जहां से उसको बांधा जाता है, किसी बॉडी से अटैच किया जाता है जब उसको। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आएगा कि पुली क्या है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आपका एक क्वेश्चन है। प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पर है, मतलब ये हमारी प्रॉब्लम है जो कि रियल में जेई की ही प्रॉब्लम है, ऑलरेडी जेई का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो इसमें इनका ये है कि एक ब्लॉक कैपिटल एम मास का हैंग कर रहा है, और ये जो पुली है उसका मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम पुली का मास दिया हुआ है। और ये जो फिगर आप देख रहे हो ये बेसिकली क्लैंप है। तो यहाँ तो उतना समझ में नहीं आएगा, मैंने इसीलिए इस प्रॉब्लम का 3 डायमेंशनल एक्चुअल पिक्चर लेफ्ट साइड पर दिखाया है आपको, रियल पिक्चर इसका। इसी प्रॉब्लम की रियल पिक्चर मैंने लेफ्ट साइड पे ड्रॉ की है, ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाओ कि यहाँ पर किस तरीके का हो रहा है ये सिचुएशन। तो जो रियल पिक्चर है उससे कनेक्ट करके देखो आप कि इस क्लैंप की वजह से पुली पर क्या फोर्स है, ये निकालना है आपको। फोर्स बाय द क्लैंप निकालना है आपको। क्वेश्चन ये है, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय दिस क्लैंप ऑन द पुली। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बाय क्लैंप ऑन पुली। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो। फोर्स बाय क्लैंप ऑन द पुली। तो पुली तो छोड़ो, आप किसी पर भी फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, पुली तो छोड़ दो, आप किसी भी बॉडी पर फोर्स निकालना है तो या तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आएगा या फिर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। तो पहले तो आपको लॉ समझना पड़ेगा, और लॉ के बाद इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। इसमें ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा है। फोर्सेस अगर मैं चेक करूं, यहाँ पर फोर्सेस को ड्रॉ करके दिखाओगे तो इस कैपिटल एम मास के ऊपर ऊपर की तरफ, कैपिटल एम मास के ऊपर ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स। तो अगर इनको ड्रॉ करना चाहोगे तो एम की डाउनवर्ड फोर्स दिखाना पड़ेगा आपको, और कैपिटल टी यहाँ पर, और ये मास रेस्ट पर है। तो इस वजह से कैपिटल एम के लिए आप एक काम करोगे, इस वजह से कैपिटल एम के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ, सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट, कैपिटल एम जी शुड बी इक्वल टू कैपिटल टी। फर्स्ट इक्वेशन ये लगाओ, ये मास रेस्ट पे है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एम जी इक्वल टू कैपिटल टी। अब आते हैं पुली के ऊपर। तो ये जो लेफ्ट डायग्राम है, पहले यहां से फोकस करो, लेफ्ट डायग्राम से फोकस करो। देव एक मिनट यार। एक्चुअली जो टेंशन फोर्स दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाओगे ना, मैं
एक्चुअल फिगर भी दिखा रहा हूँ। एक्चुअल फिगर में इस मास के ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ होगा। एक्चुअल फिगर में इस मास के ऊपर आप टी ऊपर दिखाओगे तो याद करिए स्ट्रिंग पुली पर भी फोर्स लगाता है। स्ट्रिंग पुली के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पुली के ऊपर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगी। ये इस तरीके की फोर्सेस आएंगी यहाँ पर। रन अप ठीक है बच्चे। ये इसका ध्यान हो रियल पिक्चर में टेंशन ऑन द ब्लॉक विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन वेयर एज टेंशन ऑन दिस पुली इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज टू द लेफ्ट साइड डायरेक्शन। मैं आपको ये बता दूं कि ये टेंशन फोर्स कौन लगा रहा है और किसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन पुली के ऊपर है। स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन पुली के ऊपर है और वो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। ये ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर वाला पोर्शन, ये जो ब्लू कलर वाला पोर्शन आप देख रहे हो, इस पोर्शन के ऊपर, इस ब्लू कलर वाले पोर्शन के ऊपर बची हुई रोप इस ब्लू कलर वाले पोर्शन को अपनी अपनी डायरेक्शंस में खींच रही है। टेंशन ऑन द पुली का मतलब समझ लो आप कि ये जो पार्ट ओवर पुली है स्ट्रिंग का, वो पार्ट जो पुली के ऊपर है, इस पार्ट को रिमेनिंग स्ट्रिंग, जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका, जो हॉरिजॉन्टल वाला है, रिमेनिंग पोर्शन पार्ट ओवर पुली को अपनी तरफ टेंशन फोर्स टी से खींच रहे हैं। ये इसका मतलब है। और ऐसे ही ये जो वर्टिकल वाली स्ट्रिंग है ये उस पोर्शन को अपनी तरफ खींच रही है। इसीलिए ये दो डायरेक्शंस में टेंशन दिखाते हो। और ग्रेविटी अलग से, क्योंकि पुली में मास भी है तो इस पुली पर एक डाउनवर्ड फोर्स भी दिखाओगे आप। इस पुली का ग्रेविटी वाला फोर्स mg का फोर्स। और अब आप चेक कर लो, ये पुली आप चेक करो ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये रेस्ट पे है या मोशन में है। वो डायग्राम देख के मालूम चल जाएगा। ये क्वेश्चन में आप डायग्राम देख करके बता सकते हो कि ये जो पुली है ये मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो आप रियल पिक्चर देख लो। रियल पिक्चर में उसको टेबल से क्लैंप कर दिया गया है और टेबल वॉल से अटैच कर दी गई है, तो इसका मतलब एक स्टेशनरी पुली है। तो अगर ये स्टेशनरी पुली है तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। जितनी भी फोर्स है उनका समेशन जीरो होना चाहिए। अभी का जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, अभी का जो डायग्राम सामने बना है, उस डायग्राम के अंदर डाउनवर्ड फोर्स पुली के ऊपर, जो डायग्राम है उसके हिसाब से पुली पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स है और प्लस एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की टेंशन फोर्स है। और उस पुली पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है लेफ्ट साइड की तरफ जो कि इक्वल टू कैपिटल टी है। ये फोर्सेस सभी पुली के ऊपर हैं और हमारा ये कहना है कि क्योंकि वो पुली रेस्ट के ऊपर, रेस्ट पर है, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो आना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अभी जो डायग्राम है उसमें मैंने इसको ऐड किया है mg वाली फोर्स को और इस टेंशन फोर्स को, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है तो इनको ऐड कर लो। mg प्लस टी हो गया, टोटल फोर्स mg प्लस टी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक कैपिटल टी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। तो ये जो क्लैंप है ये क्लैंप इस पुली के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा सो दैट कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस बिकम्स जीरो। जितना भी आपका टोटल फोर्स है ये जीरो हो जाए। तो ये कैसे जीरो होगा? इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट लाओ, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो टेंशन और mg प्लस टी आप देख रहे हो, इनका एक रिजल्टेंट आएगा बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा, मान लो वो r है, तो उसी रिजल्टेंट के अपोजिट साइड पर, उसी रिजल्टेंट के अपोजिट साइड पर और उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स क्लैंप को लगाना होगा ताकि टोटल फोर्स जो बने वो जीरो बन जाए। और टोटल फोर्स हम जीरो अपने हिसाब से नहीं कह रहे हैं यार, ये न्यूटन की लॉ के हिसाब से कह रहे हो। बॉडी रेस्ट पर है, सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो ये कैपिटल आर निकालना है मेनली। फोर्स बाय क्लैंप और कैपिटल आर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो फोर्स क्लैंप का निकालने का मतलब बेसिकली आपको रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट निकालने के लिए ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला लगाओ। mg प्लस टी आपके लिए एक वेक्टर है, तो mg प्लस टी यानी कि a स्क्वायर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम प्लस कैपिटल टी लेफ्ट साइड पर दूसरा फोर्स टी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन ये दोनों फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर है तो बाकी कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। और कैपिटल टी को रिप्लेस कर देना है mg के साथ।
कैपिटल टी रिप्लेस्ड बाय mg। बस इसके बाद आपको ना आंसर मिल जाएगा इसका क्या होगा। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए सर जी। तो उसमें जो टेंशन लग रहा है सर, जैसे एक टेंशन नीचे लग रहा है पुली के ऊपर और एक टेंशन वहां पे लग रहा है सर जो ऊपर की तरफ जो है वोल्टेबल की तरफ। सर जो क्लैंप क्लैंप पे भी टेंशन वही लग रहा है क्या? क्लैंप अलग चीज होती है भाई, क्लैंप डिफरेंट चीज होती है। क्लैंप के लिए आपको मैंने इसीलिए ये डायग्राम दिया है। आप खाली पुली को देखो, इस पुली में कोई रस्सी तो है नहीं। इस डायग्राम को देखो ना, इस डायग्राम में कोई रस्सी नहीं है, तो यहाँ पर कोई टेंशन फोर्स थोड़ी है, नो टेंशन फोर्स। लेकिन ये जो क्लैंप का मतलब जिससे अटैच करते हो ना, ये फोर्स लगाता है इस तरफ, क्लैंप की वजह से एक फोर्स आता है। फोर्स नहीं आएगा तो ये फ्री फॉल नहीं कर जाएगा, ग्रेविटी की वजह से पुली गिर नहीं जाएगी नीचे। सर तो फिर क्लैंप जरा एक बार फिर से बता दीजिए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? क्लैंप का तो एक ही फोर्स है भाई, क्लैंप तो सिंगल फोर्स लगाएगा। क्लैंप एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे टाइट करते हो पुली को, कहीं पर फिक्स करते हो। तो यानी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है किसके ऊपर? क्लैंप के ऊपर? क्यों नहीं लगेगी भाई, न्यूटन थर्ड लॉ भी तो फॉलो होगा यार। क्लैंप पुली पर फोर्स लगाएगा तो पुली क्लैंप पर भी लगाएगा। अच्छा वही पुली लगाएगा बस क्लैंप के ऊपर? हाँ भाई, क्योंकि रस्सी क्लैंप के कांटेक्ट में थोड़ी है। आप ये बताओ रस्सी कहाँ जाएगी? क्या रस्सी क्लैंप को कहीं टच कर पाएगी? इसीलिए मैंने आपको ना ये सब एग्जांपल दिखाए हैं कि जो रस्सी होती है वो तो इस बीच में जाती है, पुली के बीच में आती है। जो वो एम्प्टी स्पेस देख रहे हो, यहाँ पर रस्सी आती है, यहाँ पर। हाँ सर समझ गया। तो वो क्लैंप को तो टच ही नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का फोर्स क्लैंप पे नहीं जाता, कि वो कांटेक्ट फोर्स है। हाँ सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है चीज? यस सर। हाँ, तो इसको ध्यान से देख लेना यार, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने इसीलिए आयुष सहगल जी क्लैंप अपनी तरफ इसलिए फोर्स नहीं लगाएगा, ताकि फिर अगर आप अपनी ही तरफ लगा देगा तो हम न्यूटन लॉ को देखो। एक चीज पहले आपको क्लियर कर दें, आप में से कई सारे लोग आंसर जो दे रहे हो या देने की कोशिश करते हो वो अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, कि मुझको ऐसा लगता है इसलिए ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैंप का फोर्स उसकी तरफ आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैंप का फोर्स वर्टिकल होना चाहिए। देखिए, और ये आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपकी एज में सभी लोग यही काम करते हैं, अपनी इंट्यूशंस को यूज करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इंस्टेड कि आप लॉ यूज करें। नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये क्वेरी है बट जेन्युइन क्वेरी है, डाउट अच्छा है कि हमारे मन में ये सब ख्याल आते हैं कि यार ये इधर क्यों नहीं, वो उधर क्यों नहीं। भाई कौन सा फोर्स किधर है किधर नहीं है, किसी भी बात का आंसर जब आप दें तो ये एंश्योर कर लीजिएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों आपने सेटिस्फाई कर दिए हैं। मैं कह रहा हूं कि पुली पर रिजल्टेंट फोर्स 0 रखना है, तो उसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। मेरे मन में क्या ख्याल है उससे मतलब नहीं है। हमारे मन के ख्याल में क्लैंप का फोर्स क्लैंप की तरफ लगना चाहिए, लेकिन हमारे मन से तो फिजिक्स चलेगी नहीं। इस पुली पर डाउनवर्ड फोर्सेस हैं mg और t की, लेफ्ट फोर्स है t का, तो इस डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस t और लेफ्ट वाला फोर्स t का रिजल्टेंट r बना। हमें सिर्फ न्यूटन लॉ फॉलो करना है कि यार इस r को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि क्लैंप का फोर्स उस रिजल्टेंट r के अपोजिट साइड पर चला जाए। नेहल आप कैलकुलेट कर लो बच्चा, आप तो आंसर आ गया। कैपिटल टी को रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। कैपिटल टी को रिप्लेस करके आंसर ला दो, रिजॉल्व भी कर सकते हो। सर सर आंसर mg√5 आ रहा है। नहीं भैया, 5 कहाँ से आएगा? एक छोटा एम है एक बड़ा एम है। अच्छा सॉरी सर वो नहीं देखा था। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो इसका आंसर, अब जेई का पेपर है यार, एमजी क्वेश्चन है, mg प्लस कैपिटल mg का होल स्क्वायर एंड देन प्लस कैपिटल mg होल स्क्वायर, बस यही इसका आंसर है और कुछ नहीं करना आपको। कैपिटल टी को कैपिटल mg से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है। सर इसमें फोर्स ऑफ क्लैंप है, ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन वेयर इट इज मतलब फिक्स्ड ऑन द टेबल होगा ना हमेशा? भैया नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मैं बच्चा यही समझा रहा हूँ आपको कि इन पॉइंट्स का आंसर आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि कौन सी फोर्स का किधर डायरेक्शन है, इसके लिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं न्यूटन लॉ फॉलो करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्लैंप का फोर्स उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन से वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई कर दे। यानी कि आप एक काम करो, पहले क्लैंप के अलावा सारी फोर्सेस चेक कर लो।
तो क्लैंप के अलावा सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जिस तरफ होगा, क्लैंप एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड पर फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन, हमें कौन सा पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई करना है कि यस सर, ओके सर। रिजल्टेंट फोर्स 0 होना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को, या बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, तो उसका रीजन है आपको नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर ख्यालात बहुत आते हैं, आपको मन में बहुत ख्याल आएंगे, और ख्याल जब आपके मन में विचार और ख्याल उमड़ते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, तो आप क्या होता है कि न्यूटन विटन को तो कर देते हो किनारे, और जो आपके मन में ख्याल आए आप उस ख्याल पे चल देते हो कि यार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम करने का गलत तरीका है। अगर आप एक बार ये समझ जाओ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है, क्या हम न्यूटन लॉ को यूज कर पा रहे हैं, या हम सिर्फ हमारे मन में विचार आया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये तुमको तरीका बताओ ना क्वेश्चन करते समय। जी, और बताए क्या करें। तो जो आर है वो फोर्स बाय पुली ऑन क्लैंप है ना? फोर्स बाय क्लैंप ऑन पुली नहीं सर, आर जो है, जो आपने आर डिनोट किया आर, हुआ भैया है, आर जानते हो क्या है इसमें? आर क्या है बता दे रहा हूँ आपको। आर, अगर आर में कंफ्यूजन है तो आर कोई सर लेफ्ट साइड फोर्स। रिएक्शन है सर। आर कोई फोर्स नहीं भाई साहब, एक मिनट सुनिएगा। ये जो टेंशन फोर्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स और वर्टिकल स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स, इन तीनों का रिजल्टेंट है यार, वो कोई फोर्स नहीं है, अलग से कोई फोर्स नहीं लग रहा वहां। अच्छा सर, और ये वाली जो फोर्स है ये पुली लगा रहा होगा क्लैंप पे, तो क्लैंप जस्ट इसका अपोजिट लगाएगा। भैया पहले आप आर को समझो। देखो आर कोई फोर्स नहीं है, एक काम करो, पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि आर यहाँ कोई, मतलब रिजल्टेंट, वो एक रिजल्टेंट है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। आर एक नया फोर्स नहीं है कोई, समझ गए आप? इस बात को समझे? हाँ सर जी, मैंने सर बताओ। सर अगर इस केस में पुली एक्सेलरेट कर रही होती तो? भैया एक मिनट, तो आर है ना, एक मिनट आर है, पहले वन बाय वन चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन समझो, यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस सर। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आज जो भी हम बातें करेंगे वो सिर्फ लॉ के ऊपर बात करेंगे, सिंपली लॉ के ऊपर। जब अगर आप भी कुछ कहोगे तो मुझे आप बता देना कि सर ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है या फिर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। और मैं यही आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल करना चाहते हो अच्छे तरीके से, परफेक्शन लाना चाहते हो, तो इस अप्रोच पर रहो। अगला एग्जाम्पल देखिए। ये तो ये भाई साहब पानी खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका मुंह देख करके आप समझ सकते हो कि इनकी हालत क्या हो चुकी है। जी, मतलब अब क्यों पानी खींच रहे हैं, पता नहीं क्या है इनके साथ। देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसको न्यूमेरिकली अगर करना चाहूँ तो मैं मान लेता हूँ कि इस बकेट का मास m है, बकेट का मास m है, ये मान लो। हाँ जी देव, वे क्लिप आर्ट है यार। तो बकेट का मास m है, ठीक है, और ये जो हमारे भाई साहब हैं, ठीक है ना, ये जो भाई साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से मालूम चल रहा है, इनकी शक्ल देख के मालूम चल रहा है कि ज्यादा ताकत है नहीं इनके पास, या फिर मॉर्निंग टाइम होगा तो जल्दीबाजी में है ये। एनीवे, तो ये फोर्स F लगा करके स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और इस बकेट को ऊपर मूव कर रहे हैं, और ये बकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। मान लो इस बकेट में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर जो पुली है वो क्लैम्प्ड है, ऊपर किसी चीज से सपोर्टेड है। तो ये क्लैंप है, जिस चीज से पुली को आप लटकाते हो ना, ये पॉइंट क्लैंप है जहां से पुली को हैंग किए हुए है। जहां से पुली को क्लैंप किया हुआ है वो। तो अब क्वेश्चन यही है कि फाइंड फोर्स बाय द क्लैंप, क्या निकालेंगे? जानते हो बच्चा, मैंने रियल पिक्चर्स इसलिए यूज की है कि मेंटल इमेजिनेशन थोड़ी सी बढ़े आपकी। एक्चुअली क्या है ना कि हम पेपर पर भी पढ़ा सकते थे इसको, लेकिन उसमें मेंटली आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग ही नहीं होता, आप उसी पेपर वाले ब्लॉक में घूमते रहते हो। तो अभी आपको थोड़ी सी पिक्चर्स एटलीस्ट माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगी कि हाँ सिचुएशन क्या है। तो ये क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा ये आपको निकालना है जी, क्लैंप का फोर्स। सुनो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप टेंशन फोर्स कैलकुलेट करें, सबसे पहले टेंशन फोर्स कैलकुलेट करिए, ऑब्वियसली बकेट के लिए, क्योंकि बकेट एक्सेलरेट कर रहा है। तो बकेट के लिए आप सोचो, बकेट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी आप मुझे बताओ, फॉर द बकेट।
न्यूटन फर्स्ट लॉ या फिर न्यूटन सेकंड लॉ, जो भी लॉ आपको समझ में आता है आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो बकेट के लिए हम क्या इक्वेशन लिखे? तो सर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आप फोर्सेस क्या दिखाओगे? फोर्सेस T क्या minus mg is equal to ma। जी T Yes, minus mg is mg equals is to ma। equals to ma। समझ गए? समझ गए? mg। चलो, तो T माइनस स्मॉल mg बराबर ma, ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट इक्वेशन। इससे T आ जाएगा, लेकिन उस T में और F में कोई रिलेशन नहीं है, एक बार पहले ही बता चुके हैं आप। T is equal T is equal to T is equals to f। जी, कि पर्सन का फोर्स ही तो T होगा। तो कुल मिलाकर के आपने ये सब कैलकुलेट कर लिया। अब मतलब एक्चुअल में हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं ना इसमें। तो हमारे को दो आंसर हैं, एक तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो अगर पूछा जाए तो, हालांकि पूछा हुआ नहीं है इसमें, बट अगर पूछा गया होता तो हमें एक्सेलरेशन भी बता देते, F माइनस एम जी बाई एम। हमें क्लैंप की फोर्स निकालनी है, तो जरा डायग्राम देखना ध्यान से। आप सिर्फ ये पता लगाओ कि उसमें टेंशन फोर्स किधर किधर है, ठीक है? शिवांश बच्चा रुको भाई, दोनों तरफ नीचे की तरफ है। तो एक नीचे की तरफ इधर नहीं भैया, सर दोनों तरफ है। टू बच्चा डाउनवर्ड नहीं, अबे रुको, ये डाउनवर्ड नहीं है। जो आदमी स्ट्रिंग खींच रहा है वो हल्की सी इंक्लाइंड नहीं दिख रही आपको? Yes sir। डाउनवर्ड Yes, sir. एक बार बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, डाउनवर्ड क्या कुएं में जाके बाल्टी खींचोगे? नो सर। भाई किनारे पे बैठ के बाल्टी खींचोगे ना, कि कुएं में घुस जाओगे अंदर? आराम से किनारे बैठ के। बैठ के नहीं मतलब सर खड़े होके। ठीक है, एनीवे तो वो दोनों स्ट्रिंग्स किसी एंगल पर है, यही तो, इसी को तो इमेजिनेशन कहते हैं यार। तो ये दो टी दिखाओगे जरूर आप, लेकिन ये दोनों टी किसी एंगल पर है। तो मैं ये मानता हूं कि ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, मतलब ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब स्ट्रिंग को वर्टिकल से थीटा एंगल पर खींच रहे हैं, मान लेते हैं थीटा एंगल पर खींच रहे हैं। अब बताओ इस पुली पर क्लैंप का फोर्स क्या होगा? जी रे, सही बात। अब आप समझो फोर्सेस क्या होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आप क्लैंप के अलावा, उस क्लैंप के अलावा सारी फोर्सेस चेक कर लो, एक्सक्लूडिंग क्लैंप फोर्स चेक करो। आप सबसे पहले काम क्या करना है आपको, क्लैंप को एक्सक्लूड कर दो। So massless pulley है? नहीं, मास तो होगा, प्रैक्टिकल बात करो, मास होगा तो पुली का कुछ मास वास लेंगे, बट एक्सक्लूडिंग पुली। सबसे पहले आप पुली को छोड़ दो। तो पुली को छोड़ने के बाद कौन कौन सी फोर्स है देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी है, थोड़ा सा एंगल पर भी टी है, और एक ग्रेविटी भी होगा कि नहीं होगा? इतनी फोर्सेस होंगी। अगर हम क्लैंप को छोड़ दें तो एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी और प्लस साथ में पुली का वेट डब्ल्यू मान लो उसको, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ पुली, उसको मास इनटू ग्रेविटी बाद में कर देंगे क्वेश्चन में। बट आइडिया तो समझो आप, इस क्वेश्चन का आइडिया जस्ट समझो क्या होना है इसकी। नहीं जी शिवांश जी, भैया ऐसे नहीं होता, तुम लोग तो समझा रहे हैं। दूसरी तरफ टेंशन फोर्स टी है, ये हो गया बिना क्लैंप के। तो क्लैंप का फोर्स कुछ ऐसा लगाना हो ताकि वो इनके रिजल्टेंट को बैलेंस कर दे, क्योंकि पुली आप देख रहे हो, पुली जो है वो स्टेशनरी है। कुएं में आप जब खींचते हो पानी तो पुली नहीं साथ में निकल के आ जाती है बाल्टी के साथ, बाल्टी आती है, पुली वहीं रहती है। तो फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके अपोजिट पर क्लैंप की फोर्स होनी चाहिए। मैं कंसेप्ट में क्या लगा रहा हूं वो तो सुनो, मेरा कंसेप्ट तो सुनो, मैं क्या फॉलो कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक्सक्लूडिंग क्लैंप बाकी फोर्सेस का रिजल्टेंट तो निकाल दें। तो यहां पर वेक्टर का कंसेप्ट लग रहा है कि क्लैंप को एक्सक्लूड करने के बाद जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं कि उनका रिजल्टेंट किधर आएगा, कुछ ऐसे मान ले। और ये आर यानी कि रिजल्टेंट है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में हम टी प्लस डब्ल्यू को यूज करेंगे, प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ थीटा। अब कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, तो थीटा एंगल है, ये रिजल्टेंट है। तो क्लैंप क्या करेंगे, जब आप क्लैंप को इंक्लूड करेंगे तो किधर फोर्स आएगा उसका? जो भी फोर्सेस अभी हमारे सामने हैं, ये रेड कलर से जो लिखा है वो फोर्सेस हैं, और ब्लैक कलर से उनका रिजल्टेंट है। मतलब वो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, कैपिटल आर को आप कोई नया फोर्स ना मान लो, ये इस टी प्लस डब्ल्यू और टी का रिजल्टेंट है यार, उनका टोटल है वो। तो फिर क्लैंप किधर फोर्स लगाएगा, इस
न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि हमको इस पुली पर फोर्स बैलेंस करना है, क्योंकि ये पुली रेस्ट पर है। सर आर के अपोजिट डायरेक्शन पे। जी, तो ये डायरेक्शन हो गया। इस तरफ आप कह दो कि भैया वो पुली जो है वो इधर फोर्स लगा देगी, फोर्स बाय क्लैंप इधर होगा, उसकी वैल्यू आर के बराबर होगी। ये लॉजिक होता है क्लैंप्स के फोर्सेस का। सर आर से डिफरेंट कैसे होएगा, साइन चेंज कर देंगे, प्लस नहीं, माइनस? प्लस माइनस क्यों करेंगे? आर का वैल्यू निकालोगे ना, आर की मैग्नीट्यूड के बराबर क्लैंप का फोर्स कह देंगे, प्लस माइनस हाँ क्यों जी करेंगे? सर। जी जी। और नहीं, डायरेक्शन स्पेसिफिक मतलब डिफरेंस क्या रहेगा ना फिर? डायरेक्शन तो सर स्पेसिफाई प्लस माइनस से ही हो सकता है। नहीं, डायरेक्शन तो आप एंगल से बताओगे ना एक्चुअली। अब ये पैरेललोग्राम लॉ लगा करके आर का एंगल निकालना पड़ेगा मुझे पहले, मतलब वो तो थ्योरी ऑफ वेक्टर में जाना पड़ेगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट किधर की तरफ आता है, इसका भी तो लॉजिक है पैरेललोग्राम में। जी सर, फिर रिजल्टेंट का हमने डायरेक्शन निकाल लिया, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन क्या होएगा सर? उसके अपोजिट। उसके अपोजिट सर कैसे डिनोट करेंगे? टी माइनस थीटा। अरे यार अगर हाँ मान मतलब लो, वैसे ही करेंगे। हाँ वो तो ऑब्वियसली ऐसे करेंगे। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है, तो ये देखो बच्चा, ये हो गया आपका क्लैंप वाला कंसेप्ट जो आपने पूछा था मेरे से, क्वेरीज पूछी थी, उसका कंसेप्ट ये है कि क्लैंप की फोर्सेस कैसे देखी जाती हैं। ये दो कंसेप्ट, एक डाउट पूछा था मैंने, एक एडिशनल डाउट। बच्चा डब्ल्यू जो है वो पुली का वेट है, बकेट का मास तो एम दे रखा है, पुली का वेट डब्ल्यू है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे करे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूंगा, अगर देखो अब मैं रियल पिक्चर्स पर नहीं जा रहा, तो बीच बीच में मैं आपको वो वाली पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जो आपके बुक्स में बनी होती है, तो दोनों तरीके से आदत होनी चाहिए आपकी। तो ये मान लें जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं पुली वाले कि एक पुली है, ऊपर से लटका दिया गया इसको और दोनों तरफ स्ट्रिंग बांध दी गई है ना, और फिर वहां पर एक मासेस अटैच कर दिए गए, इस तरीके से क्वेश्चंस मान लो। तो इसको भी कर सकते हो आप ऐसे ही, सेम थ्योरी लगा करके इनको भी कर सकते हो, थ्योरी वही लगाइएगा, सेम थ्योरी इम्प्लीमेंट करो और मूव करो। और अभी किसी ने पूछा है पुली में अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, बस एक टाइम थोड़ा सा टाइम दो, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पर एक तरफ से m2 मास है और एक तरफ m1 मास है, और ये जो मिडिल वाली स्ट्रिंग है ना, इसी को बेसिकली क्लैंप कहते हैं। ये जो मिडिल वाली स्ट्रिंग है इसको क्लैंप कहते हैं। तो फोर्स बाय क्लैंप क्या होगा, ये कैसे निकालोगे? तो देखो, आइडियल मान लो इसको, पुली को तो आप आइडियल मान सकते हो, अगर आइडियल है तो क्या होगा आंसर। और ये दे रखा है कि m2 इज मोर देन m1, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, m2 मोर देन m1 में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। वो होगा ये कि जो m2 है उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा m2g का, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा टेंशन वाला m1 की साइड पर m1g, अपवर्ड साइड पर t, ये दो फोर्सेस। और क्योंकि m2 हैवियर है तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा और m1 ऊपर एक्सेलरेट करेगा, तो इनकी इक्वेशंस बनाओगे m2g माइनस टी बराबर m2a, फटाफट कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड पर इक्वेशन बनेगी t माइनस m1g बराबर m1a, इक्वेशन ऑन द लेफ्ट साइड। और इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आप कैपिटल टी की वैल्यू निकाल लो कितनी आती है, कैपिटल टी की वैल्यू। तो मैं सोल्यूशन पार्ट पर नहीं जा रहा टाइम की प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं जल्दी से इसका आंसर बताऊंगा कि अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे प्रॉपर तरीके से, जो टेंशन की वैल्यू बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, 2 टाइम्स m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप वेरीफाई कर लेना इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देना, राइट हैंड साइड पर a कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करके कैपिटल टी की ये वैल्यू बन जाती है, सॉल्व कर लीजिएगा जी। अब क्लैंप की फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पुली पर चलते हैं, पुली पर फोर्सेस देखेंगे। तो पुली पर लेफ्ट स्ट्रिंग की वजह से डाउनवर्ड फोर्स, राइट स्ट्रिंग की वजह से डाउनवर्ड फोर्स। तो पहले आप क्लैंप के अलावा जो फोर्सेस हैं उनकी बात कर लो। तो विदाउट क्लैंप ये दो टेंशन फोर्सेस काम कर रही हैं। आइडियल पुली है तो ग्रेविटी होगी ही नहीं इसके अंदर। तो कितना फोर्स है जो क्लैंप को एक्सक्लूड करने पर आ रहा है, क्लैंप को अगर आप काउंट ना करें तो कितना फोर्स उस पुली के ऊपर दिख रहा है मेरे को, टोटल फोर्स ऑन द पुली विदाउट 2t 2t किधर की तरफ? डाउनवर्ड। downward तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उसके अपोजिट कर दो, बस उसी के अपोजिट आप कह दो कि क्लैंप का फोर्स है, इसीलिए क्लैंप की फोर्स ऊपर की तरफ दिखाई जाती है, फोर्स इन द क्लैंप। और कितना होगा ये फोर्स इन द क्लैंप, इसी 2t के बराबर होगा, यानी फोर्स इन क्लैंप विल बी इसका डबल, टेंशन का डबल, यानी 4 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे होगा ये।
हो गया क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब इस एग्जांपल में ध्यान से देखिएगा कि अगला एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखें, 2TF है ना ये, कि इस एग्जांपल में क्या करते हैं कि ये जो पुली है ये हम वर्टिकल अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट कैसे चेंज कर रहे हैं देखिएगा। डायग्राम बनाने की एक प्रॉब्लम जरूर है, बट कुछ ऐसे करके अरेंजमेंट है आपका, है ना। और यहाँ पर करके एक प्लेटफॉर्म टाइप से हमने मान लो अटैच कर दिया इसमें, और ये एक पुली है ऊपर अटैच कर दी, छत से अटैच कर दी, और ये वाली स्ट्रिंग भी ऊपर ले जा करके छत से अटैच कर दी। तो अब ये फिगर है आपका, फिगर मतलब ऐसे करके ये स्ट्रिंग यहाँ से मूव करके पुली के ऊपर से जा रही है, और इधर भी ये स्ट्रिंग पुली के नीचे से आ रही है ना। तो अभी इसके अंदर आपको बताना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, मान लो ये कैपिटल M मास का है प्लेटफॉर्म। सॉरी, एक थोड़ा सा करेक्शन करना था इसमें यार, सॉरी ये, हाँ। तो ये प्लेटफॉर्म कैपिटल M मास का है। एक्चुअली ये वो वाला प्रॉब्लम है कि एक पर्सन जो उस स्ट्रिंग को खींचता है, याद आ रहा होगा आपको कि पर्सन प्लेटफॉर्म को ऊपर की तरफ पुल करेगा, मतलब तो ये पर्सन रस्सी को नीचे खींचेगा बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल F, और पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर राइज कर जाएगा। इसको पिछली क्लास में भी एक पिक्चर दिखाई थी आपको कि पर्सन एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और पर्सन का अपना मास जो है वो स्मॉल m है, तो ये प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। और ये जो मिडिल में देख रहे हो ना आप, ये क्लैंप है यहाँ पर। तो क्लैंप में कितनी फोर्स है ये कैसे निकालेंगे? फोर्स इन द क्लैंप बताओ, हाउ मच फोर्स इज प्रेजेंट इन दिस क्लैंप? तो आइडियल पुली, देखो आइडियल नहीं होगा तो उसमें mg और आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। अगर आइडियल नहीं है ना तो आप mg कर लो, मैं चाहो तो mg ऐड कर सकता हूँ, पुली का मास ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। एक काम करते हैं, सुनिए सुनिए ध्यान से, कैपिटल M 60 किलोग्राम मान लेते हैं। ये छोटा वाला m मतलब वो छोटू जो आदमी है, पर्सन, वो मान लो 40 किलो का है। और ये जो पुली है ये मान लेते हैं बहुत भारी तो नहीं है, बट 2 किलो की पुली है, 2 किलोग्राम पुली। ऊपर वाले को आइडियल मानते हैं, ऊपर वाला आइडियल है। चलिए, इन सब से तुमको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि न्यूटन लॉ फॉलो करना है, तब तक आपके मन से ये सारा डाउट कभी खत्म होंगे नहीं। और आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा यार कि ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे। अरे भाई कुछ नहीं करना है, आपको न्यूटन लॉ लगाना है। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो ना। आप क्वेश्चन को देखते घबराते क्यों? स्टेप बाय स्टेप आइए। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन, चलो एक एक करके चलते हैं। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लेटफॉर्म जिसपे खड़े हैं। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg पुली जो है। 3 की बात करता हूं, आप एक एक करके मुझे बताओ क्या आंसर बनेंगे। देखो अब ध्यान से देखना, कुछ गलतियां जो करोगे वो बता दें कि आप कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करोगे, उसके लिए बने हो आप लोग, है ना। तो सबसे पहले अगर ये पर्सन फोर्स F के साथ स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा तो ये स्ट्रिंग उसका रिएक्शन देगी, ये पर्सन के ऊपर अपवर्ड फोर्स F लगाएगी। तो सबसे पहले पर्सन के फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर की तरफ एक फोर्स दिखाना पड़ेगा आपको, कैपिटल F। टेंशन होगा बट वो टेंशन कैपिटल F के बराबर होगा, टेंशन इक्वल्स टू कैपिटल F होगा। मतलब स्ट्रिंग का पर्सन के ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, लेकिन वो होगा F के बराबर। उसके अलावा ग्रेविटी की फोर्स mg, वो भी दिखाओगे। 40 किलोग्राम का पर्सन है तो 40 इंटू जी, यानी 400 कर लेते हैं, जी को 10 मान करके। प्लस पर्सन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आएगा। पर्सन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आपको दिखाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो वो भी दिखा देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये टोटल डायग्राम हो गया पर्सन के लिए। प्लेटफॉर्म की तरफ आओ,
प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से फोर्स आएंगे देखो। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म पर ग्रेविटी की फोर्स, फोर्स बाय द ग्रेविटी ऑन द प्लेटफॉर्म, कितना होगा ये फोर्स? तो 60 किलोग्राम का है तो 600। उसके अलावा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर्सन पे लगा है उसका रिएक्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर डाउनवर्ड, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। इन दो के अलावा एक फोर्स यहां पर आएगी, इस प्लेटफॉर्म का क्लैंप से कनेक्शन है, ये क्लैंप, तो इस क्लैंप की फोर्स भी आएगी, मतलब टेंशन फोर्स जो क्लैंप में जनरेट होगा, क्लैंप का टेंशन फोर्स भी आएगा। किधर की तरफ आएगा वो, ये देखने वाली बात है कि क्लैंप की वजह से प्लेटफॉर्म पर फोर्स आप डाउनवर्ड दिखाओगे कि अपवर्ड दिखाओगे। अब यहाँ पर सर कई लोग अपवर्ड। अब यहाँ पर कई लोग गलती कर चुके, कई लोग गलती कर गए। जी अपवर्ड तो होगा, लेकिन कई लोग गलती कर गए और सबने उसको 2f मान लिया है। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आप अपने मन के हिसाब से ना चलें। देखो, क्योंकि ये कोई 2f minus 2g। ये लॉ नहीं है भाई साहब कि वहां पर t है तो यहाँ 2t नहीं होगा। देखिए प्रैक्टिकली बात करो, इसको मैं t1 कह रहा हूं, हमने किस बेसिस पर कह दिया कि वो 2t के बराबर होगा? किस बेसिस पर कहा गया उसको? कई लोग इसको 2f के बराबर कह रहे, आप मुझे बेसिस बताओ, क्या रीजन है कि t1 की वैल्यू 2f के बराबर होगी? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपसे कि आप अपने मन के हिसाब से आंसर देने स्टार्ट कर देते हो ना तो फंस जाते हो, और ये मन नहीं है, क्योंकि पीछे कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे करते चले आए हैं तो आपकी आदत बन चुकी है कि t1 बराबर 2t, t1 बराबर 2t, और अब की बार आपकी ही 2t। t1 हर समय 2t के बराबर थोड़ी होता है भाई, वो कोई लॉ थोड़ी है। आइडियल पुलिस के केस में पढ़ा गया था, यहां पर पुली का मास आप लोगों ने दिलवा दिया मुझे। आप ही लोगों ने कहा कि पुली का मास ले लो और पुली में एक्सेलरेशन भी डाल दो। जी अभिज्ञान, तो ये कंसेप्ट, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। t1 इक्वल्स टू 2t इज योर इंट्यूशन, माइंड इंट्यूशन। ये लॉ नहीं है, न्यूटन नहीं कह रहे कि t1 की वैल्यू 2t के बराबर हो जाएगी, ये मिस्टेक। 2 किलोग्राम पुली पर आ जाऊं, 2 किलोग्राम पुली के ऊपर क्या बनेगा? विष्णु जी अपवर्ड क्यों लगेगा वो तो अब आप समझो बेटा, टेंशन फोर्स पुलिंग फोर्स होता है। जो पुली है 2 किलोग्राम की, उसके ऊपर की फोर्सेस की बात करते हैं, तो 2 किलोग्राम की पुली के ऊपर ये लेफ्ट वाली स्ट्रिंग ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, राइट वाली स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। ये वाली फोर्सेस को आप टी कह सकते हो, इनको टी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? ये टी और ये टी सेम क्यों कह सकते हो? ये टी एफ के बराबर होगा, इनको कह सकते हो। राशि जी एक मिनट रुको, ऐसे आंसर नहीं मिलता बच्चा कि कब 2f होता है कब नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको लॉ समझिए, मैं अभी कुछ कह दूंगा तो आप उसको मान लोगे कि हाँ ऐसा होता है। यही तो गलत, यही मिस्टेक तो अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। देखो, पर्सन के हैंड से लेकर के स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन, ये सेम स्ट्रिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन आप सेम स्ट्रिंग को कंटिन्यू कर रहे हो, और ऐसे कंडीशन में टेंशन फोर्स की वैल्यू उस पूरे स्ट्रिंग के लिए एक जैसी होगी, पूरे स्ट्रिंग में। इस वजह से यहां पर हम जब फोर्स दिखाएंगे पुली के ऊपर, तो पुली के ऊपर फोर्स दिखाते समय हम क्या करेंगे, दो फोर्सेस ऊपर की तरफ दिखाएंगे और उनको कह देंगे 2t की फोर्स, ये दोनों टी को ऐड करके। लेकिन उस पर एक और फोर्स आएगी, एक फोर्स और आएगी, ये जो क्लैंप वाली स्ट्रिंग है, क्लैंप वाली स्ट्रिंग, ये उस पुली के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा जिसको आप T1 से डिनोट कर रहे हो, T1 से। तो एक डाउनवर्ड फोर्स लिखाओगे T1, डाउनवर्ड फोर्स T1। ठीक है, ये हो गया फोर्सेस। स्वास्तिक बच्चा एक मिनट रुको यार, फिर कह रहा हूं ना, आपको आंसर सब मिल जाएंगे। अभी ये कंप्लीट थोड़ी हुआ है, क्योंकि 2 किलोग्राम की पुली मास भी है उसके अंदर भाई। तो अभी आपको एक काम और करना पड़ेगा, ग्रेविटी भी दिखानी पड़ेगी ना, इस पुली के ऊपर आपको ग्रेविटी की फोर्स दिखानी पड़ेगी। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। 20 इंटू जी, 200 का फोर्स और दिखाओ यहाँ पर। आहूजा जी एक मिनट रुक जाओ, आप लोग बोल दो बच्चा, हम मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे, पहले बता रहे हैं। आप लोग अनम्यूटेड इसीलिए पुली का मास 2 सर kg है। फोर्स 2 के 20 न्यूटन होगा। 20 न्यूटन आएगा। 20 होना चाहिए वहां पर। 20। ठीक है, एक जीरो हटा रहे, 20 न्यूटन। इतने फोर्सेस हो गए। अब आते हैं
फोर्सेस, ये न्यूटन लॉ के चैप्टर का पहला स्टेप होता है कि आप पहले फोर्सेस को ड्रॉ कर लें। उसके बाद आइए ये चेक करिए कि सब रेस्ट पर है या चल रहा है। तो अब अगर प्लेटफॉर्म की दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म राइज कर रहा है, तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन ए है। अब आप इसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ जी, आइए इसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ। तो पर्सन के लिए क्या इक्वेशन बनाएंगे? पर्सन उसी प्लेटफॉर्म पर है तो पर्सन भी सेम एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। तो पर्सन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? अगर इक्वेशन फॉर पर्सन बनाना चाहें तो, है ना, क्या बनेगी? और मैं एक काम और कर रहा हूँ, आपको कैपिटल एफ की वैल्यू भी दे देता हूँ। कैपिटल एफ जो है, जो पर्सन फोर्स लगा रहा है, उसकी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू कुछ मान लेते हैं कि 4500 न्यूटन है। अब पता नहीं, हो सकता है इतना पॉसिबल ना हो, लेकिन मान लेते हैं 4500 न्यूटन। तो वो ज़्यादा हो जाएगा बहुत, रुको एक मिनट, 1200 न्यूटन मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो पर्सन के लिए जब आप फोर्स लगाओगे ना, पर्सन के लिए, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी इक्वेशन बनेगी F प्लस नॉर्मल माइनस 400 इक्वल टू इसका मास 40 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ब्लॉक पे आ जाओ, प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन बनेगी T1 माइनस नॉर्मल माइनस 600 बराबर उसका मास 60 और एक्सेलरेशन ए। सेकंड इक्वेशन ये बन गई। पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अननोन्स पे नजर रखे रहो, कितने कितने हैं। अब आते हैं पुली की इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि पुली में भी मास है, 2 किलोग्राम की पुली है और वो मूविंग पुली है, स्टेशनरी पुली नहीं है, 2 किलोग्राम की पुली मूव करेगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 2 किलोग्राम की पुली मूव करेगी, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, कितनी एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा होगा। तो 2 किलोग्राम की पुली भी तो प्लेटफॉर्म से ही कनेक्टेड है, 2 किलोग्राम की पुली और प्लेटफॉर्म इस रस्सी से कनेक्टेड है। तो अगर वो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और प्लेटफॉर्म, मतलब ये पॉइंट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से चलेगा, तो उसी स्ट्रिंग से पुली का सेंटर भी अटैच है, सेम स्ट्रिंग से। दैट मीन्स कि पुली के अंदर भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। तो अगर पुली भी उतनी ही एक्सेलरेशन से ऊपर चल रही है, तो पुली की इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, 2t का फोर्स ऊपर की तरफ माइनस t1 की फोर्स नीचे की तरफ माइनस उसका वेट और बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू ए। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब आप खुद देख लो ना, अगर पुली में मास ना होता, 2 किलोग्राम में मास ना होता, तो क्या T1 बराबर 2t ना आ जाता? क्योंकि अगर पुली मासलेस होती तो ये 20 वाला फोर्स होता ही नहीं, ग्रेविटी वाली फोर्स ना होती, तो लेफ्ट साइड पर ये -20 नहीं होता, और राइट साइड पर अगर पुली में मास ना होता तो ये जो 2 किलोग्राम देख रहे हैं वो 0 किलोग्राम होता। जहां पर 2 इंटू ए लिखा है वो 0 इंटू ए लिखते हैं, 0 किलोग्राम का मास होता अगर तो अगर ये भी 0 हो गया, 20 भी 0 हो जाता, तो ऑटोमेटिकली आपका T1 की वैल्यू 2t के बराबर आती। तो T1 इक्वल टू 2t कोई लॉ थोड़ी है, T1 इक्वल टू 2t एक स्पेशल केस हो जाता है जब पुली का मास इग्नोर कर देते हो, तब। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पा रहा। अब सारी वैल्यूज गिवन है आपको, ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप क्या करो, इसका आंसर लाने के लिए तरीका क्या होगा, आप देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किया जा सकता है और आंसर कैसे ला सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में जहां पर कैपिटल टी लिखा है, थर्ड इक्वेशन में जिसको आपने कैपिटल टी लिखा हुआ है ना, उसको एक काम कर सकते हो, इसको बाद में हटा सकते हो, क्योंकि टी की जगह पर आप एफ कर सकते हो, कैपिटल टी की जगह एफ लिख सकते हो। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो मेरे ख्याल से अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, ऑल 3 इक्वेशंस ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों को ऐड कर दो, तो ना एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी तुमको। तीनों इक्वेशन से ऐड कर दोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। देख लो मिल रही है कि नहीं मिल रही, तीनों को ऐड करके एक्सेलरेशन। राशि गुप्ता जी, अब देखो मिल गया ना आपको आंसर, इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो आपके बहुत सारे डाउट ऐसे ही खत्म हो जाते हैं अगर उनको ध्यान से समझा जाए। इसीलिए कहा जाता है कि एक बढ़िया एग्जाम्पल ले लो और कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैं फिर तुमसे कह रहा हूं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, आप कह रहे हो T1 इक्वल टू 2t, जस्टिफाई कर दो उसको, आप जस्टिफाई कर दो, लिखो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कुछ लिखो जस्टिफाई करके लिखो कि यस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। जब आपकी ये आदत बन जाएगी ना कि स्टेप्स को जस्टिफाई करने की आदत बन जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके न्यूमेरिकल कभी गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि तब आप फालतू की बात नहीं लिखोगे।
जो भी लिखोगे वो एक्यूरेट होगा, टू दी पॉइंट होगा और सीधे आंसर पे पहुंचोगे आप, सीधे आंसर पे। बट ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए ना पेशेंस चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि आप 1 घंटे बैठो और 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन हो पाए, तो आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया है। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वहां पर आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो प्रॉब्लम करने की। पहले 6 महीने 8 महीने आप बहुत स्लो चलोगे, लेकिन जब स्पीड पकड़ लोगे ना, फिर आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। और हम लोग अभी क्या करते हो ना, आप लोग अभी क्या करते हो, आप लोग कई लोग क्वेरीज पूछते हो, अभी आप लोग के मन में एक प्रेशर इस बात का है कि मैं ये किताब लगा लूं, कि वो किताब लगा लूं, कि ये किताब लगा लूं। आप चाहते हो सब किताबें लगा डालो। भाई साहब बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हो, बहुत गलत ट्रैक पे। अभी अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जी अनंत जी, देखो अभी एक्सेलरेशन कितना आएगा ना, बताओ। आयुष जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू अनिरुद्ध दीक्षित ने आंसर दिया है 1190/51। क्या ये सही आंसर है? क्या तीनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद ये आंसर सही है क्या, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 1190 डिवाइडेड बाय कुछ 51 करके बता रहे हैं? क्या ये सही आंसर है? इतना ही आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन का? अभी अनिरुद्ध ने आंसर दिया है। अच्छा नहीं, ये नहीं आ रहा। ओके, क्या आ रहा है फिर? अच्छा 430/17 आ रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हो सकता है भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, कोई बात नहीं। 430/17 आ रहा, जाने दो, कोई बात नहीं। दीक्षित जी चेक कर लेना भाई, हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। एनीवे 430/17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ रहा है। चलो, तो अब इससे सारा कुछ हो जाएगा, अब इससे सब कुछ कर सकते हो। देखो जब एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया है तो थर्ड इक्वेशन में जाओ। थर्ड इक्वेशन में go to the third equation where capital F is 1200, capital F is 1200, acceleration calculated as 430 divided by 17. So A, replace it by 430/17, capital F replaced by 1200, and then find out the value of T1 now from the third equation, and that is the force in clamp. Find the value of T1. और आप बताओ क्या आंसर बनता है इसके हिसाब से। थर्ड इक्वेशन को यूज करके वहां पर एक्सेलरेशन ए की वैल्यू को रिप्लेस करना है, कैपिटल एफ की वैल्यू को रिप्लेस करना है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना आएगा उसमें, सॉरी T1 की क्या वैल्यू आएगी। और T1 ही पूछा गया है मुझे, वैल्यू ऑफ T1 ही पूछी गई है। भाटिया जी F1200 ऐसे दे दिया यार, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया गया 1200। जब सिंबल्स में कराते हैं, सिंबल्स में कराएंगे तब आप बोलते हो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे तो आप कह रहे हो कि 1200 क्यों लिया है। सॉल्व करके बताएं T1 की वैल्यू। कुछ लोगों ने आंसर दिया है लेकिन अब पता नहीं उनके आंसर सही है कि नहीं है। T1 की वैल्यू 2329। अच्छा, T1 की वैल्यू आ रही है 2329। अब पता नहीं सही है कि नहीं है, भगवान जाने, लेकिन मान लेते हैं चलो भाई कि आफ्टर सॉल्विंग T1 इज 2329 न्यूटन। ये तो चेक करना होगा कि ये सही है कि नहीं है, आंसर को चेक करना पड़ेगा जी। ठीक है, ठीक, यही आंसर है इसका। ठीक है, लगभग। अच्छा 0.4 भी आगे आ रहा है, 2329.4 आ रहा है। चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना सही है, इतना ही फोर्स क्लैंप लगाएगा। तो ये बच्चा आप ना देखो, कभी भी ना इस चैप्टर में बहुत डरते रहेंगे हम लोग, ऐसे बहुत डर लगेगा आपको। चलो चलिए, अब मैंने एक और यूनिक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेकिन क्लैंप का नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन काफी अच्छा है। मतलब इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, और थोड़ा सा ट्राई करना इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा, इसके कंसेप्ट को पकड़ना है यार। तो ये ऐसे करके सर्कुलर पुली मान लेते हैं, सर्कुलर पुली सस्पेंडेड है और इसके थ्रू स्ट्रिंग है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रिंग है, लेकिन वो स्ट्रिंग जो है ना वो थोड़े से एंगल पर है। दूसरी तरफ की स्ट्रिंग एंगल पर लगाई है मैंने, सेकंड साइड स्ट्रिंग को किसी एंगल पर पुट करते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। सेकंड साइड एक ब्लॉक कनेक्ट कर देते हैं इसके थ्रू,
और राइट साइड पर भी ये ब्लॉक लगा देते हैं, दोनों तरफ एक ब्लॉक से। बट राइट साइड पर हैंगिंग ब्लॉक है, राइट साइड का जो ब्लॉक है वो हैंग कर रहा है, और लेफ्ट साइड का ब्लॉक जो है वो हैंग नहीं कर रहा, वो इनफैक्ट किसी हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा है। तो ये कुछ पिक्चर है। इससे रिलेटेड ना आपको बता दूं, इससे रिलेटेड एक सॉल्व एग्जांपल भी है, HCV के बुक में आप जाओगे तो इससे रिलेटेड एक सॉल्व एग्जांपल भी है, वो रिंग वगैरह करके दिया हुआ है। तो ये आपका एक हॉरिजेंटल फ्लोर हो गया, प्लस ये सीलिंग हो गई, और ये एक आइडियल पुली मानते हैं, आइडियल पुली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख सकते हो आइडियल स्ट्रिंग है। तो सब कुछ आइडियल है, पुली भी आइडियल है, स्ट्रिंग भी आइडियल है। हाँ जी आयुष बता रहे, लॉजिक समझिएगा इसका। इधर M2 मास है, लॉजिक पकड़ लेना, M2 मास और इधर M1 मास है। ये एंगल M1 मास के जो हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, इससे ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रही, और आपसे कहा गया है कि सिस्टम रिलीज्ड एट रेस्ट है, सिस्टम को रिलीज्ड एट रेस्ट। फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ M2 एंड M1? इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ईच, दोनों के बारे में बताना है कि दोनों का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। सिस्टम रिलीज एट रेस्ट है, कहाँ है भैया आहूजा जी, जीरो कहाँ होगा? फिर देखो, फिर वही बात, जीरो इसलिए होगा क्योंकि वो रेस्ट पे छोड़ा है। ये फिर आपके मन की बात है भैया, देखो आप मोदी जी ना बनो। एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा सर, कंस्ट्रेंट से तो हो जाएगा ये। जी जी, नहीं ये मैं लोगों के बात, लोगों का कंफ्यूजन तो देखो ना, और सबका है, कई लोगों का कंफ्यूजन है भाई इसमें कि ये जीरो होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। वेलोसिटी जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो बोल दोगे भाई? सिस्टम रिलीज्ड एट रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो बोल दे? वो थोड़ी जीरो होगा, वो कुछ होगा, उसका आंसर निकालना है। अब इस बात को, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, ये समझो आप। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको आप प्रोसीड कैसे करोगे। देखो देव M2 M1 से बड़ा है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये सरफेस स्मूथ है तो M2 को नीचे गिरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, चाहे वो M2 1 ग्राम का हो और M1 10 किलोग्राम का हो, तब भी M2 नीचे गिरेगा, M2 नीचे ही गिरेगा। तो अगर आप फोर्सेस चेक करोगे, न्यूटन लॉ का प्राइमरी स्टेप फोर्सेस, प्राइमरी स्टेप यही है। आप लोग क्वेश्चन देख करके उल्टा सीधा आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, मेरे मन में तो नहीं आ रहे, मैं सिर्फ एक लॉजिक पे चल रहा हूँ कि चलो यार ये बताओ फोर्सेस क्या लग रहे हैं, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक स्टेप जानता हूँ कि इसी स्टेप को फॉलो करके मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके अलावा कोई और स्टेप है ही नहीं, कोई और स्टेप नहीं है सॉल्व करने का, कोई रास्ता ही नहीं है सॉल्व करने का। तो क्यों हम दाएं बाएं सोचें? ये फोर्सेस है, टेंशन फोर्स है, इधर टेंशन फोर्स है, प्लस इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हो गए फोर्सेस। फोर्सेस कंप्लीट हो गई, पहला स्टेप मेरा क्रॉस हो गया। भाई कोई गेम खेलते हो तो उसमें भी लेवल्स नहीं आते हैं, लेवल 1 क्रॉस करोगे तो लेवल 2 आएगा, लेवल 2 क्रॉस करो तो लेवल 3 आएगा। तो न्यूमेरिकल भी एक गेम है यार, उस गेम का पहला लेवल था फ्री बॉडी डायग्राम, क्रॉस कर लिया हमने। अब दूसरे लेवल पर आते हैं, M2 ब्लॉक किस तरफ चलेगा, दूसरे लेवल पर आओ, M2 ब्लॉक की मोशन किस तरफ होगी, क्या वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा कि हॉरिजॉन्टल जाएगा, ये आपका सेकंड लेवल आ रहा है कि M2 ब्लॉक किस तरफ चलेगा, मोशन किस तरफ होगा उसका। तो ये अब यहाँ इंट्यूशन लगानी है, तो जहां इंट्यूशन लगानी है वहां नहीं लगाओगे कि क्योंकि कौन सी बॉडी किधर जाएगी ये तो अंदाजे से आएगा ना यार। M2 हवा में लटका हुआ है तो हवा में लटकी हुई बॉडी नीचे ही गिर सकती है और कहाँ जाएगी, या ऊपर जा सकती है। तो मान लेते हैं कि M2 की डाउनवर्ड मोशन हो रही है विद A2 एक्सेलरेशन। तो अब ये बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे M2 के लिए? इक्वेशन फॉर M2 लिख दें, साथ ही साथ में उसको एनालाइज करके उसकी इक्वेशन लिख दूं। तो इक्वेशन बन जाएगी M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A। खत्म हो गई पहली इक्वेशन, ये सब न्यूटन लॉ चल रहा हो गई। अब आते हैं M1 के ऊपर। विनायक यहाँ एजम्पशन गलत होगी ही नहीं भाई, M2 नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता वो। M1 स्लिपरी सरफेस पर है, M1 स्मूथ सरफेस पर है, फिसल जाएगा आगे वो। अच्छा अब आता है M1 के ऊपर। ये तो ऑब्वियस है कि M1 उस स्मूथ सरफेस पर आगे आएगा, है ना, ये आगे की तरफ आएगा ऐसे, तो इसका एक्सेलरेशन A1। अब हम इक्वेशन फॉर M1 लिखेंगे, इक्वेशन फॉर M1।
तो राइट साइड तो हो गया m1 a। अब आप लेफ्ट साइड बता दो मैं क्या लिखूं। लेफ्ट साइड आपने, और मैंने कई बार कहा है कि जब आप f इक्वल्स टू ma की इक्वेशन लिखते हो जी, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखा करो कि ये a और इधर f पैरेलल होने चाहिए, ये पैरेलल डायरेक्शन होनी चाहिए हमेशा। t cos theta is equal to m1 t cos theta आ जाएगा। और कुछ आएगा उसके अलावा? Sir, t cos थीटा के अलावा कुछ आएगा या बस इतना ही रहेगा? इतना ही रहेगा। नहीं रहेगा क्योंकि नॉर्मल पहले फोर्स है। राइट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कर रहे हो आप भाई। ये 2 हो गया। अब लेकिन प्रॉब्लम है, सॉल्व क्या करना है? इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ईच, यानी कि मेरे को a2 सॉल्व करना है और a1 सॉल्व करना है। देखो मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सोचा जाता है, मतलब थिंकिंग कैसे डेवलप की जाती है वो देखिए कि हमको a2 सॉल्व करना है, क्वेश्चन पूछा गया है a2 पर, क्वेश्चन पूछा गया है a1 पर, लेकिन t भी तो अननोन है यहाँ पर। तो क्या 3 अननोन्स को आप 2 इक्वेशंस में सॉल्व कर लोगे? 2 इक्वेशंस के थ्रू 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे? नो सर। तो मैथ कहता है, मैथ सर ये तुम भी कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। ये कमाल तो आप ही लोग कर सकते हो हैं। कुछ लोग हैं जो 5-5 अननोन एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर देते हैं भाई। तो इसके लिए इसका मतलब तीसरी इक्वेशन चाहिए होगी कोई, वर्टिकल वाली से नहीं हो गया भाई। तीसरी इक्वेशन, जब इक्वेशन जी कांस्टेंट इक्वेशन, हाँ, जब इक्वेशन कम पड़ जाए तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन को आप याद कर लें, समझ जाएं कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन की जरूरत आ चुकी है। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनेगा? प्रॉब्लम ये है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेगी कैसे, उसका क्या लॉजिक है? क्या आप जनरल अप्रोच से बनाना चाहते हो या टेंशन वाली ट्रिक से बनाना चाहते हो? तो टेंशन ट्रिक। हाँ ऑब्वियसली मुझे पता है हाँ हाँ, ट्रिक तो तुम लोगों को अच्छी लगती है ना, जनरल कौन जाना चाहता है? जल्दी जल्दी आंसर बताओ, है मजा तो उसी में आती है। चलो, तो जो टेंशन ट्रिक है कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकालने की, टेंशन ट्रिक जो आप लोग को बड़ी पसंद आती है, तो वो ये कहती है, थोड़ा सा आप उसको जनरलाइज करना पड़ेगा। टेंशन ट्रिक ये कहती है कि टेंशन फोर्स और वेलोसिटी, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान देना यार, टेंशन फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, पहले जो पढ़ाया था वो अलग था, लेकिन अब क्योंकि टॉपिक अलग है तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। इन सारी ट्रिक्स की प्रूविंग आ जाएगी, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ते ही आपको सबका प्रूफ मिल जाएगा, सबका प्रूफ है। टेंशन डॉट वी और इसका समेशन जो होता है वो 0 करिए। डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट गलती से भी आपकी नजरों से गायब ना हो, क्योंकि अगर आपकी नजरें इस डॉट से हटी तो कहीं और चली जाएंगी। समझो, लेकिन आपको याद दिला दें पहले, चैप्टर वेक्टर में ये कहा गया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आप मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और साथ में कुछ और भी करते हैं, मॉड ए मॉड बी के साथ में cos थीटा, ए बी cos थीटा। तो जरा M2 ब्लॉक की तरफ आओ, M2 ब्लॉक देखिए, हाँ ठीक है भैया, ठीक है। M2 की वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है और टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा M2 के लिए? M2 के लिए अगर मैं T डॉट V, ध्यान से मैं जानबूझकर देखो ऐसे लिख देता हूँ, पहले M2 वाले ब्लॉक के लिए देखो और फिर T डॉट V M1 वाले के लिए देखो कितना आएगा। तो जब हम M2 ब्लॉक पर नजर डालेंगे, M2 ब्लॉक के ऊपर, तो M2 ब्लॉक के लिए टेंशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस हैं उनके हिसाब से क्या डॉट प्रोडक्ट बनेगा? तो टेंशन ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी V2 नीचे की तरफ है, यानी वो 180 डिग्री के एंगल पर है, तो हम कहेंगे टेंशन इंटू V2 इंटू कॉस 180 डिग्री M2 वाले ब्लॉक के लिए। और M1 वाले ब्लॉक के लिए क्या कहेंगे? तो M1 वाले ब्लॉक के लिए टेंशन फोर्स T, वेलोसिटी उसकी V1 वेलोसिटी V1, और इन दो डायरेक्शंस के बीच में थीटा एंगल है तो यहाँ पर कॉस थीटा करेंगे और दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा मतलब ऐड कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। बताओ क्या रिलेशन बनता है इससे? क्या रिलेशन बनता है? यही कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, यही टेंशन ट्रिक है। डॉट प्रोडक्ट लगाना है, लेकिन बीच में जब एंगल पर स्ट्रिंग आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि डॉट प्रोडक्ट का टाइम भी आ चुका है। एंगल वाले केसेस में डॉट प्रोडक्ट V1 cos theta equals to So V1 cos theta is equal to V2. V1 cos theta is equals to V2 जी, V1 cos थीटा इक्वल्स टू V2, ये आ रहा है?
ठीक यस सर। जी। अब इसको लिखते हैं। अभी मैं आपको ना इसके और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो v1 cos थीटा बराबर v2, ये आपकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहलाती है। देखो बच्चा, अब क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ लोग सुनना अब यार, डिफरेंशिएशन होने जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करने जा रहे हैं जी। अभी क्या सुन लो, लॉजिक सुनना। अब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो राइट साइड का तो डिफरेंशिएशन सिंपल है, dv2 अपॉन dt। लेफ्ट साइड पर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल्स लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो v1 हमारा एक टर्म है और cos थीटा दूसरा टर्म है। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से ये बनेगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v1 प्लस v1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ थीटा। ये दूसरा टर्म बनेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्यों किया है? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो dv2 बाई dt ये डेफिनेशन के हिसाब से a2 बन जाएगा। यस सर। dv1 बाई dt डेफिनेशन के हिसाब से a1 बन जाएगा प्लस माइनस v1 अब साइन आपको ये पता होना चाहिए कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ इम्प्लीसिट फंक्शन है, इम्प्लीसिट फंक्शन है क्योंकि थीटा है अंदर और डिफरेंशिएशन टाइम के साथ चल रहा है। यस तो एक टर्म और आता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स पता हो तो यहाँ पर एक टर्म और आएगी डी थीटा बाय dt। जी। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस। दिस इज नाउ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस। एक बात बताऊं, जो रिलेशन वेलोसिटी का है वैसा रिलेशन एक्सेलरेशन का नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि v2 बराबर v1 cos थीटा है तो a2 बराबर a1 cos थीटा आ जाएगा, नहीं आ रहा। कुछ और टर्म नहीं आ रही आपके सामने एक्सेलरेशन के रिलेशन में। क्या रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन और रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एक जैसा है? वेलोसिटी का रिलेशन कहता है कि v2 बराबर v1 cos थीटा। तो क्या ऐसा यहां भी आ रहा है कि a2 बराबर a1 cos थीटा? नहीं, नो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है आपके सामने, एडिशनल टर्म भी आ रहे हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जैसा वेलोसिटी में रिलेशन बनेगा वैसा ही एक्सेलरेशन में रिलेशन बनेगा। अब आप यहां से क्लियर कर लीजिए, ये नेसेसरी चीज नहीं है। और स्ट्रिंग जब एंगल्स पर आएंगी तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा ये। इसीलिए एचसीवी का वो जो सॉल्व एग्जांपल है रिंग वाला, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता किसी से। लेकिन क्वेश्चन पे नजर डालना पड़ेगा आपको। क्या कहना चाहते हैं ये, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ो जी शिवंश, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में? कौन सी एक्सेलरेशन निकालने को कह रहे हैं? नहीं, एक्सेलरेशन कब निकालनी है तुमको? इनिशियल। उस समय क्या वेलोसिटी? जैसे रिलीज। बच्चे आप लोग की वॉइस क्रैक कर रही है। एनीवे देखो सुन लो आप लोग, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है इनिशियल मोमेंट पर। और इनिशियल मतलब जब ये रेस्ट पे थे, यानी कि इनिशियल मूवमेंट की बात करी जा रही है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को। और उस समय तो v1 v2 दोनों जीरो थे। क्वेश्चन देख से पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ईच। और उसके पहले कह रहे हैं कि हम लोगों ने रेस्ट पे छोड़ दिया है, तो वेलोसिटी जीरो करके छोड़ रहे हो। तो अगर v1 जीरो है, अगर v1 जीरो हो गया तो ये जो टर्म आप देख रहे हो v1 sin थीटा इंटू डी थीटा बाई dt, ये टर्म जीरो हो जाएगा। ये टर्म जीरो होगा ओनली फॉर इनिशियल मूवमेंट, ओनली एट द इनिशियल टाइम। हमेशा जीरो नहीं रहेगा ये सिर्फ शुरुआत में जीरो होगा, क्योंकि उसके बाद बॉडीज वेलोसिटी पे आ जाएंगी। तो उस टाइम पर a2 की वैल्यू a1 cos थीटा कह सकते हो। a2 बराबर a1 cos थीटा बन गया।
ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, फिर स्टेटमेंट सुन लो। v2 बराबर है v1 cos थीटा, तो एट एनी मोमेंट, किसी भी टाइम पर होल्ड करेगा ये, किसी भी मोमेंट पर, इनिशियल मोमेंट पर, कुछ टाइम बाद, चाहे आप टाइम कोई भी लो, सब जगह होल्ड करेगा। लेकिन a2 बराबर a1 cos थीटा ओनली एंड ओनली एट t इक्वल टू 0 इनिशियली, बाद में नहीं, नॉट फॉर t मोर देन 0, तब नहीं होगा। t की वैल्यू 1 सेकंड 2 सेकंड हो गए तब नहीं होगा। जी अनिरुद्ध, पैकेज में भी यही था। बस आज आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, रुक जाओ। क्योंकि तब क्या होगा ना, तब एक्चुअल में रिलेशन कौन सा है बताऊं आपको? एक्चुअल रिलेशन तो ये वाला है, एक्चुअल रिलेशन ये वाला है। उसमें क्या किया है आपने, एक टर्म को 0 कर दिया है, वो इनिशियली 0 होगा, बाद में नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी v1 हर समय थोड़ी 0 रहेगी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मेरे को, अब इनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से a2 की वैल्यू निकालो। फर्स्ट इक्वेशन से a2 क्या हो जाएगा, m2g माइनस टी डिवाइडेड बाई m2। यहीं पर कर लेते हैं, इस m2 को लेफ्ट साइड कर दो और राइट साइड से m2 को गायब कर देते हैं, राइट साइड से m2 को हटा देते हैं। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर m1 कर दो और राइट साइड से m1 को हटा दो, तो ये a2 a1 आ गए। इस a2 और इस a1 की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन जो ये वाली है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और यहाँ पर a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे a2 और a1, मतलब कि a2 की जगह पर आपको ये रखना है m2g माइनस टी डिवाइडेड बाई m2, और a1 की जगह आपको रखना है t cos थीटा डिवाइडेड बाई m1। जैसे ही आप a2 a1 की ये दो सब्स्टिट्यूशंस लगाओगे, आपको कैपिटल T यानी कि टेंशन फोर्स सॉल्व हो जाएगा रखने के बाद। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, हम वो जो नेक्स्ट स्लाइड में आपने डी थीटा बाई dt लिखा है, वो हम उसको इंस्टेंटेनियस ओमेगा भी कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। स्वास्तिक शर्मा जी, फिर देखो गलती हो जाएगी, फिर बोलो डायरेक्टली t डॉट ए से आ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। आप मेरी बात तो समझो। और देखो, आप सिर्फ इस क्वेश्चन पे नजर डाल रहे हो और मैं इस क्वेश्चन से निकलने वाले 10-12 और क्वेश्चंस की तरफ भी देख रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको ये थोड़ी कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा। तो मैं आप सॉल्विंग पार्ट छोड़ दे रहा हूँ, आप अपने आप करना, इसको सॉल्व करिएगा नेक्स्ट पे। ये एक क्लासिक क्वेश्चन था, एक और क्लासिक क्वेश्चन जो है, तो ये दो क्वेश्चंस के बाद अब आपके डाउट्स हो जाने चाहिए, और होपफुली इसके बाद अब आपके डाउट होंगे नहीं, बट फिर भी अगर होते हैं तो देखा जाएगा। बट मेरी उम्मीद ये कहती है कि शायद अब डाउट इसके बाद नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से वो सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस कर ले रहा हूँ जो आपके डाउट है। तो चलिए, एक ये वेज वाला क्वेश्चन काफी परेशान करता है लोगों को, मतलब ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है कि एक वेज है और उस वेज के ऊपर एक पुली है, यहाँ पर एक पुली अटैच करी गई है और फिर वहां से एक ब्लॉक अटैच किया गया है, ऐसे करके स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया हुआ है ऐसे करके। फिर वो स्ट्रिंग जो है ना, वो लेफ्ट साइड जा करके किसी वॉल से अटैच कर दी, लेफ्ट साइड जा करके किसी वॉल से अटैच कर दी। ये एक क्वेश्चन है जो कई लोगों ने डाउट भेजा था मेरे को, तो मैं उनका डाउट भी आज डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये नीचे जो है ना, वो ट्रायंगल को जो आप देख रहे हो, ये एक कैपिटल M मास का वेज है, ये कैपिटल M मास की वेज है, और ये छोटे m मास का एक ब्लॉक है। यहाँ पर एक आइडियल पुली है, आइडियल पुली है, और मुझे इनके एक्सेलरेशंस बताने हैं कि क्या होगा। मेनली आपको एक्सेलरेशन कैपिटल M का बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, ये बताना है आपको। और ये सब स्मूथ सर्फेसेस है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, ये भी स्मूथ है और वेज भी स्मूथ है, ये सब कुछ ऐसा है। और स्ट्रिंग भी आइडियल है, मतलब जो भी आपकी परफेक्ट कंडीशंस हैं वो सब लेकर के चलो, स्ट्रिंग भी आइडियल है। तो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी आपको पैकेज में मिल जाएगा, पैकेज के सॉल्व एग्जांपल्स में भी है इसका क्वेश्चन, और प्लस ये भी डिस्टर्ब करता रहता है काफी। तो लॉजिक सुन लो, लॉजिक क्या होगा, न्यूटन लॉ के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए वो सुनिएगा।
ये तो ऑब्वियस हो गया कि एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब कि बॉडीज रेस्ट पे नहीं है, ये क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो ये क्लियर हो गया कि बॉडीज रेस्ट पे नहीं है। देखिए मैं आपको यहां पर सुनो, आज मैं यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होता है। तो सबसे सर पहले इंक्लिनेशन क्या है? वो थीटा है, वो देख लें। सुनो बच्चा, एक मिनट सुनो, कुछ लोगों को मैं तरीका बता दूं पहले, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब। सबसे पहले आप इसके रीजनिंग पार्ट पे जाइए, क्वेश्चन के रीजनिंग पार्ट पर। अब ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है। रीजनिंग पार्ट पर आओ। रीजनिंग पार्ट में आपको ये सब पूछना होता है, ठीक है ना। इज कैपिटल एम एट रेस्ट, मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन ये माइंड का पार्ट है, आपके मेंटल लेवल पे ये सब कुछ होना चाहिए। इज एम एट रेस्ट और इन एक्सेलरेशन, आप ये बताओ क्या आंसर है इसका। ये अपने माइंड से क्वेश्चनिंग, अपने मन में क्वेश्चन करेंगे। एक्सेलरेशन हाँ, तो आंसर आया, टुवर्ड्स द बॉल। आपका आंसर आ गया एक्सेलरेशन। फिर अपने आप से पूछो इन विच डायरेक्शन, ये पूछो अपने आप से कि अच्छा टुवर्ड्स द acceleration वॉल। किधर। वॉल की तरफ, वॉल की तरफ। तो आपने कहा टुवर्ड्स वॉल, ठीक है, समझ पाया आप। मैं क्वेश्चन सोचने का तरीका तुमको बता दे रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है, और अपने आप से क्वेश्चनिंग करते करते आपको स्टेप्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट्स नहीं है और इनका कोई ऑब्जेक्टिव मेथड भी नहीं है। आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो आपने कहा टुवर्ड्स वॉल, चलो ये सब हो गया। रीजनिंग हो गई, रीजनिंग फॉर कैपिटल एम हो गई। जब रीजनिंग फॉर कैपिटल एम हो गई तो अगला स्टेप क्या आया, इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन, हालांकि इक्वेशन से पहले फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्वेशन फॉर कैपिटल एम ये आते हैं। अब ये कैसे होगा, फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्वेशन फॉर कैपिटल एम। जी प्रणव, कैसे करेंगे। पहले रीजनिंग, किसी भी क्वेश्चन के अंदर यही रीजनिंग करना अपने आप से, किसी भी क्वेश्चन में कि क्या वो रेस्ट पर है या फिर वो एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो आगे बढ़ने से पहले ये देख लो कि किधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। जब ये एनालाइज हो जाए, जब आप ये समझ जाओ, तो अब आप फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशंस पे आ जाओ। तो अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर। अब आते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन पे आओ कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस वेज के ऊपर, वेज के ऊपर। तो वेज पर क्या क्या फोर्सेस है उसको देख लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वेज के ऊपर भाई। तो सबसे पहले ग्रेविटी, नॉर्मल, और कोई फोर्स होगा क्या इसके अलावा। सर दो टेंशन होंगे सर। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एम। अच्छा, मतलब ये तो n1 कर दें, ग्राउंड का नॉर्मल, एक और नॉर्मल आएगा। हाँ सही कह रही है, एक नॉर्मल और आएगा, किसकी वजह से। स्मॉल एम। स्मॉल एम। चलो उसको जी, उसको n2 मान लेंगे। जरा इस कैपिटल एम को अंदर से गायब कर दे, लिखने की जगह चाहिए ना। तो इसको n2 मान लिया। और कोई फोर्स, टेंशन की सर। ये आपको अपने मन में सोचना है यार कि क्या पूरा हो गया, या ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी में हो आप। और कोई फोर्स नहीं लगेगी इसके ऊपर, लगेगी कनेक्टर की टेंशन की सर। हाँ, वो पुली इसी से अटैच है भाई साहब, पुली 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 अटैच है इसमें। तो यही डिस्कस हुआ था एक बार कि अगर पुली किसी ब्लॉक से अटैच है तो पुली पर भी तो दिखाओ फोर्स। ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है ये तो खींचेगा इसको, और ये इंक्लाइंड स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये भी तो टेंशन फोर्स लगेगी, ये टी और ये टी। कुल मिला के इतनी फोर्सेस हैं। अब सर क्लैंप पे फोर्स नहीं दिखाएंगे। तो क्लैंप, देखिए क्लैंप तो उस वेज पे ही है ना यार। देखिए एक बात बताता हूँ, अच्छा देखो आपको रियल पिक्चर पे लेके चलता हूँ, ध्यान सुनो, सुनो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। तो आप ये बताओ, जैसे यहाँ पर ये पुली जो है वो क्लैंप कर दी मैंने, ये पुली जो है वो टेबल से क्लैंप है। अब आप मान लो, अगर आप आओ, सुनो, अगर आप आओ और आ करके आप इस पुली को पकड़ के खींचो, पुली को खींचो, तो क्या टेबल आगे नहीं जाएगी इसके साथ। सोच के देखो, वो क्लैंप उस टेबल से स्क्रू से टाइट कर दिया, स्क्रू लगा दिया टेबल के ऊपर, और स्क्रू लगा के क्लैंप बांध दिया उससे। तो अगर मैं क्लैंप को खींचता हूं, यानी कि पुली को खींचता हूं, तो क्या वो टेबल आगे नहीं जाएगी। सोच के बताएं इसके बारे में, जाएगा या नहीं जाएगा। सर वेज आगे बढ़ रहा है किस क्वेश्चन में। यही अपने वाले क्वेश्चन में अभी कर रहे हैं।
नहीं बता रहे हैं एक मिनट, पहले तो ये डाउट सुनो, ये अभी अभी एक डाउट आ गया यहाँ पर कि ये जो पुली है, ये पुली अटैच है, ठीक है, तो इस पुली पर लेफ्ट साइड टेंशन फोर्स और डाउन साइड टेंशन फोर्स है ना, तो पुली वेज का ही पार्ट है भाई, वेज से ही अटैच है, तो वो पार्ट ऑफ वेज माना जाएगा, अलग से थोड़ी कुछ मान लेंगे उसको। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए सर, आप कह रहे हैं कि जो मास m है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब तो अभी हम नहीं, हमने छोटे मास की कोई बात ही नहीं की अभी तक, छोटे मास की तो बात ही नहीं हुई है। तो आपने कहा मास, अच्छा हम लोग सर मास m को मूव करें, कैपिटल M को सर मूव कर रहा है। अभी हम सिर्फ कैपिटल एम की रीजनिंग कर रहे हैं, यानी वेज की रीजनिंग हो रही है, ध्यान देने का, अभी उसकी हम छोटे वाले मास की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। तो अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, फोर्सेस हो गया, अब इसकी इक्वेशन पे आइए, कैपिटल एम इंटू ए, ये हो गया। अब हमने अपना कंसेप्ट पकड़ रखा है कि फटाफट देखो, ध्यान से देखना है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हो गया। ये जो एक्सेलरेशन है आपने कहा है टुवर्ड्स वॉल है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वॉल है, तो ये बताओ अब इसके पैरेलल फोर्स कौन कौन सी हैं? जितनी फोर्सेस आपके डायग्राम में दिख रही हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो एक्सेलरेशन के पैरेलल हैं? मैं एक्सेलरेशन को इस पिक्चर में दिखा देता हूं, एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन है वॉल की तरफ, तो कौन कौन सा फोर्स इसके पैरेलल दिख रहा है आपको? कैपिटल टी। अच्छा, क्या mg का कोई कंपोनेंट जाएगा उधर? नॉर्मल का कंपोनेंट। कौन से नॉर्मल का? इनटू cos थीटा। जो छोटे वाले ब्लॉक के वजह से। अभी cos साइन ना बताओ, अभी आप cos साइन ना करो, सिर्फ ये बताओ कि n2 का नॉर्मल जाएगा। हाँ, मतलब n2 का एक कंपोनेंट जाएगा ना? यस सर। तो कौन सा, cos वाला कि साइन वाला? साइन थीटा जाएगा। तो साइन वाला साइन वाला। ये भी एक पॉइंट होता है जहां गलती करते हो आप, कंपोनेंट बोलते ही आपके मुंह से cos थीटा क्यों छूटता है? कंपोनेंट बोलते ही आपके मुंह से cos थीटा निकलता है, क्या sin थीटा कंपोनेंट नहीं हो सकता? ये सब वो, हाँ, तो ये सब वो पॉइंट है जो गलतियां करा रहे हैं आप लोगों से। तो जल्दीबाजी क्यों है? जल्दीबाजी नहीं करनी मेरे को धीरे धीरे चल के समझना पड़ेगा कि यार n2 का कौन सा कंपोनेंट जाएगा उधर, ये जो n2 है इसका कौन सा कंपोनेंट जाएगा, और इसको समझने के लिए मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूँ, इसको समझने के लिए मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा। भाई एरर करने से तो अच्छा है कि आप टाइम ले लो, क्वेश्चन गलत कर दो, इससे तो अच्छा है कि टाइम लो ना यार। तो आपने ये इनक्लाइंड बना दिया, ये n2 बना दिया, ये इनक्लाइंड हो गया, और ये एंगल आपका इधर से थीटा बन रहा है। तो इसका मतलब n2 वर्टिकल साइड से जो एंगल बनेगा, अगर ये थीटा बन रहा है तो n2 और वर्टिकल के बीच का जो एंगल है वो थीटा बनेगा। n2 और वर्टिकल के बीच थीटा एंगल बन रहा है। तो अब बताओ n2 का कौन सा कंपोनेंट लेफ्ट साइड जाएगा, कॉस वाला कि साइन वाला? साइन वाला सर। साइन वाला। हाँ, अभी तो कॉस वाला आ रहा था। आदत से मजबूर हो ना आप लोग, कंपोनेंट मतलब कॉस, साइन तो कंपोनेंट होता ही नहीं है। पता नहीं उसने कौन सा पाप कर रखा है कि कंपोनेंट में हमें उसको कभी याद ही नहीं करता कोई। जब याद करोगे कॉस वाले को याद कर लोगे, अरे भाई साइन वाले को भी याद करो। सर हम इसमें क्या फ्रेम नहीं चेंज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, इजी पड़ जाएगा। किसके फ्रेम को चेंज कर दें? सर ये वेज के फ्रेम को अगर चेंज कर दे, वेज को रेस्ट पे मान लें और फिर सर फ्रेम चेंज कर दे, तो सर फिर सूडो वूडो नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। अभी कहाँ सीडो लगा रहे हैं हम? अभी इसमें सीडो लगाए कहाँ मैंने? और छोटे वाले ब्लॉक पे तो छोटे वाले ब्लॉक की बात ही नहीं हो रही भाई। अभी बात सिर्फ, ठीक है। आप लोग ये तो जल्दीबाजी कर रहे हो अभी। छोटे वाले ब्लॉक की तो मैंने कोई चर्चा ही नहीं की भाई उसके बारे में, उसको तो भी पढ़े रहने दो जहाँ है वो। चलो, तो ये इक्वेशन हुई। अब देखिएगा, अभी एक और फोर्स आएगा ना, n2 के अलावा एक और चीज आएगी, एक वो जो T दिख रहा है ना आपको ऊपर, उसका भी कंपोनेंट आएगा भाई। ये जो टेंशन देख रहे हो किधर की तरफ आएगा वो, ये T भी तो दिखा रहे हो इधर, ऐसे करके T भी तो लगा रहे हो यार। हाँ, तो अब फिर अभी किसी ने कॉस लिखा है। अब बेटा अगर कॉस ना निकला तो मारेंगे बहुत बता रहे तुम लोग। अगर वो कॉस माइनस T1 cos थीटा होगा। cos थीटा ही है वो। थीटा ही है सर। ये सर cos थीटा। हाँ, तो आगे से अब ध्यान रखना, कंपोनेंट सिर्फ कॉस नहीं होता है, साइन भी होता है कभी कभी जी। हाँ, अब कॉस है, ठीक है। मतलब यार कुछ चीजें आप लोगों ने इतनी गलत तरीके से मन में बिठा रखी हैं कि भगवान ही उसको निकाल सकता है फिर तो अब आकर के आपके मन से। टी कॉस थीटा, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन।
कैपिटल एम की कहानी खत्म। चलते हैं कहानी स्मॉल एम के ऊपर। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे कभी टफ नहीं लगेगा भाई, स्टेप छोड़ दोगे तो फिर तो हर चीज टफ है। ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई। चलो भाई तुम चलो, अब आओ। रीजनिंग फॉर स्मॉल एम क्या होना चाहिए? और आंसर की तरफ फोकस मत करना, फिर बोल रहा हूं आपका फोकस होना चाहिए कि हमको क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन को डील कैसे करा जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं स्टेप्स में। स्मॉल एम की रीजनिंग पर आओ। क्या वो रेस्ट पर है कि मोशन में है? चलिए यहीं से स्टार्ट होते हैं कि क्या वो रेस्ट पे है या फिर एक्सेलरेट कर रहा है। तो आंसर एक्सेलरेट कर रहा है सर। बताओ किधर, इन विच डायरेक्शन? आप देखो अब फंसोगे जब आप इस तरीके से। जी सर आपने पूछा इन विच डायरेक्शन सर, कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में? यही तो आपको बच्चा यही तो बता रहा हूँ। देखो यही तो बता रहा हूँ कि यही सब तो सोचने वाला पॉइंट होता है कि मेरे बताने से मत सोचो आप। मैं तो एक लाइन में बता के निकल जाऊंगा। मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि आप कब ट्रेन हो जाओगे ताकि आप खुद क्वेश्चंस को इस लेवल पे सोचना स्टार्ट करो ना। मैं बता सकता हूँ क्योंकि देखिए इन विच डायरेक्शन। तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बॉडी किसी के ऊपर रखी हुई है तो क्या वो उस बॉडी का कैरियर नहीं है? क्या वेज छोटे वाले मास का कैरियर नहीं है? सुनो अच्छा एक बात, एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप किसी को मार के उसकी डेड बॉडी रख दो। मारना नहीं किसी को, मतलब वैसे बता रहा हूं कि तो क्या वो ट्रेन के साथ उसकी बॉडी चली नहीं जाएगी कहीं? मैंने डेड बॉडी का एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप ये मत कह देना कि पर्सन उठ करके चला गया। डेड बॉडी को ट्रेन में रख दिया तो क्या ट्रेन उसको कैरी करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन नहीं ले जाएगी? ले जाएगी सर। इसका मतलब अगर किसी मूविंग बॉडी के ऊपर कोई चीज आप रख दोगे तो वो तो उसको कैरी करके ले ही जाएगा ना। तो ये छोटा वाला मास किसके ऊपर रखा है मैंने? वेज। तो वेज उसका कैरियर है। अरे साइकिल के पीछे कैरियर नहीं लगाते हो आप? पुराने जमाने की साइकिल के पीछे एक लोहे का बड़ा वो लगता था, उसमें आप तो क्या बोलते हो उसको? कैरियर। क्यों बोलते हो? ताकि वहां पर कोई किताब उताब लगाओगे तो वो साइकिल के साथ चली जाएगी भाई। तो छोटा वाला मास बड़े वाले मास के ऊपर बोझ है, बोझ। तो बड़ा वाला मास छोटे वाले को कैरी करेगा। ठीक, अब देखो ये इन विच डायरेक्शन, तो इस पर बात हो रही है मेरी, इस पर बात हो रही है। तो हमने कहा यार छोटा मास बड़े मास पर रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर छोटा वाला मास बड़े वाले मास पे रखा है तो बड़ा वाला मास जहां जहां जाएगा छोटे वाले को साथ साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो छोटे वाले की एक एक्सेलरेशन तो इधर हो गई, ठीक है ना। देखो ये पॉइंट समझना कि स्मॉल एम कैरीड बाय कैपिटल एम लेफ्ट साइड पर, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, वो स्मॉल एम वेज की सरफेस पर भी तो फिसलेगा, स्मूथ है तो। एक तो कैरी कर रहे हो आप, कैरी करने के साथ साथ स्मॉल एम वेज के सरफेस पर भी तो जाएगा। किधर की तरफ जाएगा? अगर वेज पीछे की तरफ जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग छोटी नहीं होती जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की लेंथ कम हो जाएगी। और अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी तो उधर बढ़ने लगेगी, नीचे की तरफ आने लगेगा, नीचे की स्लाइड करने लगेगा सर। मतलब डाउन द प्लेन ना, डाउन द प्लेन। यस सर। तो ये उसके डाउन द प्लेन भी मूव करेगा, ये उसके डाउन द प्लेन मूव करेगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चलती हुई चीज में अगर आप मूव कर रहे हो, किसी भी चलती हुई चीज में, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ट्रेन के अंदर आप हैं और अपने बर्थ से वॉशरूम की तरफ गए, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव है कि आपकी एक्चुअल है? जो आप ट्रेन के अंदर मोशन कर रहे हो वो रिलेटिव है कि एक्चुअल है? रिलेटिव। मतलब कोई भी चीज जो आपको कैरी कर रही है, ट्रेन आपको कैरी तो करती है, क्या ट्रेन पैसेंजर्स को कैरी नहीं करती? करती है सर। तो फिर तो जब आप किसी कैरियर के ऊपर हो ना, किसी कैरियर के ऊपर या कैरियर के अंदर हो, तो ट्रेन इज ए कैरियर फॉर यू, एंड व्हेन यू स्टार्ट मूविंग इनसाइड द ट्रेन, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी।
यानी ये स्मॉल m जो नीचे की तरफ स्लिप करेगा, ये रिलेटिव मोशन होगा उसका। ये रिलेटिव मोशन कहलाएगा किसके लिए? ऑफ स्मॉल m। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ये पॉइंट समझ लेना बच्चा, ये पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट है इस क्वेश्चन का। और ये पॉइंट में जो आपको कैरियर का एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ट्रेन का एग्जांपल लो, खुद का एग्जांपल लो और ट्रेन का एग्जांपल लो। सबसे सिंपल एग्जांपल, ट्रेन कैरियर है, वो आपको कैरी कर रही है, आप जैसे बोझ को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ट्रेन की वेलोसिटी तो एक एक्चुअल वेलोसिटी हो गई, और उस ट्रेन के अंदर जब आप चलते हो तो वो आप ट्रेन के रिलेटिव हो। ऐसे ही ये छोटा वाला मास वेज के ऊपर है, तो वेज जहां जहां जाएगा वो छोटे वाले मास को अपने साथ कैरी करके ले जाएगा, लेकिन छोटा वाला मास जो नीचे स्लिप कर रहा है वो रिलेटिव टू द वेज हुआ। समझ गए इस बात को? बोलो भाई। सर जी, ये सर पॉइंट यानी वेज पे से कोई ऑब्जर्व करेगा तो ही ऐसा मोशन दिखेगा? नहीं नहीं, ये अरे ये नहीं वेज नहीं भाई, ये एक्चुअल हुआ जी अभिज्ञान। अब आप सुनो, तो यार हमने कहा ये दो दो डायरेक्शन में चल रहा है, तो दो दो डायरेक्शन में कोई चलेगा तो न्यूटन लॉ लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। दो दो डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो न्यूटन लॉ को वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दें ताकि एक ही डायरेक्शन हमें दिखाई दे। कुछ ऐसा कर दो जिसमें कि ये मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में दिखे, अभी तो दो दो डायरेक्शन में दिख रहा है। फ्रेम ले लेंगे सर। तो अब हमने सोचा कि फ्रेम बदल देते हैं अपना। यस ये होता है फ्रेम चूज करने का लॉजिक, कि हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा फ्रेम चूज करना है। मैं ये काम तुमको पहले बता सकता था कि ये वाला फ्रेम ले लो। मैं आपको लॉजिक पे तैयार कर रहा हूं कि आप ये कैसे सोचोगे। तो आंसर मिल गया आपको कि अगर कोई चीज किसी और के साथ कैरी की जा रही है तो कैरियर को फ्रेम लीजिएगा हमेशा। ये वेज कैरियर है छोटे वाले मास का। पकड़ पाए आप मैंने पॉइंट? फ्रेम किसको लेना है? वेज को वेज को नहीं, यहाँ वेज को, जनरल बताओ। कैरियर फ्रेम को कैरियर को जी, तो कैरियर को फ्रेम ले लीजिएगा, न्यूमेरिकल हमेशा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब हमने कंक्लूड कर दिया, इसका मतलब अब हमारे पास समझ में आ गया पॉइंट। हमने डिसाइड कर लिया, हमने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन हुआ मेरा? कि मोशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M हम देखेंगे। ये हमने डिसीजन ले लिया, कैरियर के रिस्पेक्ट में आ गए जी आयुष। तो अब जब कैरियर के रिस्पेक्ट में आए तो अब बताओ स्मॉल m पर फोर्सेस क्या क्या होंगी, अब बताओ। क्योंकि इसके बाद फिर वही कहानी शुरू हो गई, फिर वो कहानी आ गई। रीजनिंग डन, रीजनिंग के बाद एक ही काम बचता है, फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशंस। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम पे बताओ क्या बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम छोटे वाले मास का mg। चलो एक फोर्स हो गया mg का, ठीक है। और कौन सा फोर्स हुआ? नॉर्मल बाय द वेज। नॉर्मल टेंशन नॉर्मल बाय द वेज ना। एक मिनट, वो नॉर्मल वेज का, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, वो कौन सा N2 वाला दिखाएं कि N1 वाला? सर N2 वाला शाबाश जी, N2 वाला। और कोई दिखाएं? बस हो गया। ये दोनों रियल फोर्स है, सर टेंशन ये भी रियल फोर्स है, मैं पहले बता दूं। और एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे, चलो वो भी दिखा देते हैं। इनके अलावा सूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स। हाँ, अब आपने फ्रेम कैपिटल M को ले रखा है, लेकिन न्यूटन ने तुमको फटाफट याद दिलाया वो नॉन इनर्शियल फ्रेम जी, नैन्सी और पीटर। विनोद। अरे विनोद मान लो यार, हाँ चलो ठीक है। तो कैपिटल M, तो भैया इनर्शियल फ्रेम तो है नहीं वो। तो न्यूटन कहेंगे भाई साहब न्यूटन लॉ लगाने से पहले मेरा लॉ लगा रहे हो, मेरी बात सुन लो आप। क्योंकि आप कैपिटल M जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आप ऐसे तो नहीं लगा सकते। आप पहले एक काम कर लो, स्यूडो फोर्स लगा लो। किधर लगा दे स्यूडो फोर्स? अब एक्सेलरेशन के अगेंस्ट। तो एक्सेलरेशन किधर है? कैपिटल M किधर जा तो कैपिटल M वॉल की तरफ जा रहा है, तो हम किधर लगा दें फिर? ऑपोजिट टू वॉल, राइट राइट साइड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लाल कलर से स्यूडो फोर्स दिखाएंगे, है ना, खतरे का सिंबल। समझ लेना आप, ये आप दिखा दोगे M × A। अब जब स्यूडो फोर्स लगाया था तो मैंने एक बात कही थी आपसे
कि स्यूडो फोर्स लगाने के बाद नजर किसकी रखेंगे, ग्राउंड वाले की नजर से काम करना है या उस फ्रेम की नजर में देखना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम की नजर से, फ्रेम से जी, फ्रेम अपने हिसाब से लगवाना। तो उस फ्रेम में ये छोटा मास किधर जाएगा, मतलब कैपिटल M के फ्रेम में जाने पर ये छोटा वाला मास मोशन किस तरफ करेगा? सर नीचे उसके सरफेस डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन करेगा ना, डाउन द प्लेन करेगा। जी जी, मतलब ये वाला ना, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा केवल। जी जी। तो इसी के हिसाब से इक्वेशन बनेगी, इसी के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। यानी कि आप क्या करोगे, आप इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाएंगे, आपको जो एक्सेलरेशन दिखानी है वो इधर दिखानी है, क्योंकि नजर वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेम किसी और का, नजर किसी और की। समझ गए? तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m इन फ्रेम ऑफ कैपिटल M। अब ये होगा कितना, ये भी एक पॉइंट है, कितना होगा ये, बस ये लास्ट पॉइंट है, कितना होगा ये। तो अब मेरी बात सुनो भाई साहब, स्ट्रिंग तो टोटल उतनी ही है ना। सुन लो, अब ध्यान से देखना, मैं एक वैसे सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग 20 सेंटीमीटर है और इंक्लाइंड स्ट्रिंग 10 सेंटीमीटर है, मान लो। तो अगर ये वेज 1 सेंटीमीटर लेफ्ट चला जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग 19 सेंटीमीटर की रह जाए, तो इंक्लाइंड वाली कितनी हो जाएगी? टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो अगर वेज लेफ्ट साइड जाए और वो 20 सेंटीमीटर से 19 सेंटीमीटर हो जाए, तो फिर ये जो वेज के ऊपर वाला पोर्शन है इंक्लाइंड वाला, वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा सर। 11 हो जाएगा। 11। तो इसका मतलब क्या ये नहीं कह सकते कि जितने एक्सेलरेशन से वेज वॉल की तरफ चल रहा होगा, उतने ही एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा? यस सर, यस सर। अगर वो 1 सेंटीमीटर लेफ्ट जा रहा और ये 1 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का तो एक्सेलरेशन बराबर रहा ना, अदरवाइज इनके डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं आ गए होते। यस सर। यस सर। जी, इस तरीके से क्वेश्चन को सोचा जाता है भाई साहब, टाइम लगता है लेकिन। तो ये हमने ए हो गया, इसका आंसर भी ए रहेगा। सर ये कैसे है, एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं बता रहे हैं, इसमें ये हम इसमें लॉजिक ये लगा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग प्लस दिस इंक्लाइंड स्ट्रिंग, टोटल लेंथ इज कांस्टेंट। When the wedge will be displaced to the left hand side by some amount, मैंने उसको 1 सेंटीमीटर माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, कि जब ये वेज लेफ्ट साइड पे चला जाएगा by some distance, let's say 1, तो देखिए मतलब आप लॉजिक ये लगा रहे हो इसमें, थोड़ा सा क्या था, ऐसे था, ये जो वेज हम दिखा रहे हैं ना ये, और हम कह रहे हैं कि इस वेज के ऊपर करके एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, डायग्राम थोड़ा सा बना देते हैं चलो, और ये ऐसे करके है, ऐसे करके ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक था, ये पूरा डायग्राम ऐसे, और यहाँ पर हमने वॉल से अटैच कर रखा है इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ यार कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है ना, ए से लेकर के बी तक की और ये सी तक की, तो ए बी प्लस बी सी कॉन्स्टेंट है भाई, ए बी प्लस बी सी की लेंथ कॉन्स्टेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ए बी मान लो वेज 1 सेंटीमीटर लेफ्ट गया, तो ए बी रिड्यूस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और अगर उनका सम कांस्टेंट है तो फिर बीसी के बारे में क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसको इंक्रीज करना होगा। कितने से इंक्रीज करेगा ये? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। जी, तो मैं यही लॉजिक लगा रहा हूँ कि अगर वेज ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा तो इसको ए से नीचे आना पड़ेगा, तभी ये ऐसा हो पाएगा, तभी दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर बनेगा। 1 सेंटीमीटर जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू चूज कर दी आपको समझाने के लिए। आ रही बात समझ में? स्यूडो फोर्स डाउन द प्लेन के अगेंस्ट नहीं लेंगे? स्यूडो फोर्स ऑब्जर्वर की फ्रेम के अपोजिट होता है, बॉडी के नहीं। हाँ जी सर, ठीक है। यहाँ तक लॉजिक्स क्लियर हो गया आपको? सर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग भी तो ब्लॉक नीचे जाएगा, ग्राउंड फ्रेम पे भी देखेंगे अगर तो भी तो हम ब्लॉक ग्राउंड नीचे फ्रेम जाएगा। क्यों देखेंगे भाई? ग्राउंड फ्रेम से देखने पर डबल एक्सेलरेशन दिख रही थी, तो क्या हम 2 डायरेक्शन की इक्वेशन बनाएंगे? हम अच्छा सर, ऑब्जर्वर से मतलब है सर वेज। एक मिनट इसकी इक्वेशन बना दे फिर देखिएगा। सर हम लोग समय ऑब्जर्वर जो है वो वेज के ऊपर है ना? जी जी हाँ, वेज के ऊपर। सर वेज के ऊपर भी तो खड़े होके उसमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो हम लेकर दिखा तो रहे हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये दिखा तो रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन है इधर। इसके अगेंस्ट क्यों नहीं लिया सर स्यूडो फोर्स?
थ्योरी में नहीं कहा गया यार, थ्योरी में कहा गया कि जो देख रहा है उसकी एक्सेलरेशन के अपोजिट लेते हैं हम, जिसको देख रहे हैं उससे कोई अच्छा मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। अब इसकी इक्वेशन लिख दें यार जल्दी से, इसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिल गया, सब कुछ हो गया, अब इसकी इक्वेशन पे आओ। तो m इंटू ए इक्वल टू क्या, तो अब जो a है उसके पैरेलल फोर्स देखना चालू कर दो। ये a की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, इसके पैरेलल कौन सी फोर्स है, इसके पैरेलल में है ना, इस डायरेक्शन में जिधर ये a नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन की वेज के अलोंग इस तरफ कौन सा फोर्स है, टेंशन। टेंशन तो उसके अपोजिट है, इस तरफ थोड़ी है। तो इस तरफ एक्चुअल में कोई फोर्स है ही नहीं, तो कंपोनेंट्स आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे इधर। तो mg sin थीटा माइनस t इक्वल टू जी ma। mg का कंपोनेंट आएगा, आप कंपोनेंट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। mg का एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, एक स्यूडो फोर्स का भी कंपोनेंट आएगा, तो चेक कर लेना है, स्यूडो फोर्स का भी कंपोनेंट जाएगा उधर, वो होगा ma cos थीटा। अभी कहाँ साइन कहाँ कॉस, इसकी थ्योरी आप पढ़ो, और उसके अपोजिट में t है, तो ये इक्वेशन बनेगी छोटे वाले मास की। सर वो ma cos थीटा सर लार्ज m होगा ना सर, वो वेज का मास। भैया स्यूडो फोर्स में मास बॉडी का होता है, एक्सेलरेशन फ्रेम का होता है। ओके सर। भाई आप थोड़ा जब थ्योरी पढ़ लो। ये स्यूडो ma के कंपोनेंट हो गए, और mg के कंपोनेंट करने पर नीचे की तरफ जो mg का कंपोनेंट है वो mg sin थीटा है, और इधर की तरफ mg cos थीटा है। और एक और इक्वेशन बना सकते हैं, वो ये कि ये mg cos थीटा का क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा, mg cos थीटा किससे बैलेंस हो जाएगा, n2 के साथ होगा। n2 सिर्फ n2 से, सिर्फ n2 से। नहीं सर, ma sin थीटा भी। ma sin थीटा। आदत से मजबूर है ना। n2 के साथ ma sin थीटा भी तो है। जी सर। जी हो गई, इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व करना है इसको। अब आपकी मैथ 3 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ बनी थी, बाकी 2, और 3 ही अननोन है। देखो एक t अननोन है, एक n2 अननोन है, और एक a अननोन है। अगर आप ध्यान से देखो तो t, n2 और ये a, 3 अननोन्स पहले इक्वेशन में है, और यही अननोन्स आगे भी आ रहे हैं, t आ रहा है, a आ रहा है, तो अननोन्स आपके उतने ही हैं, t, a और n2। अब इनको सॉल्व करना एक, वो भी एक चैलेंज है यार, सॉल्व करना भी चैलेंज है इसके लिए, कि हम कहाँ से कौन सा वेरिएबल हटाएंगे। तो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, क्या करिएगा आप, आपको क्या करना होगा, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, मतलब कैसे आप सॉल्व करेंगे, वो भी तो एक पार्ट है ना यार। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन से n2 की वैल्यू ले लो, थर्ड इक्वेशन से n2 की वैल्यू, और फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से t की वैल्यू। थर्ड से n2 और सेकंड, थर्ड से n2 और सेकंड से t। नहीं थीटा बच्चा दिया है, थीटा एंगल दिया है। सेकंड से t और थर्ड से n2 ले करके और उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम इस क्वेश्चन में अगर ग्राउंड फ्रेम से करके रिलेटिव से भी कर सकते हैं ना? देखिए कर तो लेंगे, वर्किंग टफ हो जाएगी। एक्चुअली हमेशा फ्रेम वो वाला चूज किया जाता है, मैंने बता दिया आपको, कि कैरियर को तो आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें, लेकिन वो जिस ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है उसको कैरियर के फ्रेम से सॉल्व करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके सर। क्योंकि कैरियर के फ्रेम में कैरी, जिस ऑब्जेक्ट को हम कैरी कर रहे हैं वो 1 डायमेंशन मोशन में दिखेगा, ग्राउंड से वो 2 डायमेंशन मोशन में दिखेगा, तो 2 डायमेंशन में तो वैसे ही डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें। समझ गए फ्रेम चूज करने का लॉजिक? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है जी बच्चा, तो इस चैप्टर को आप विदाई दे दो यार, इस चैप्टर को अलविदा कह दें। अब आप तैयार हो जाओ, बिकॉज काफी दिनों से ये चैप्टर चल रहा है, तो अब बाय बाय एनएलएम। बाय बाय। नहीं सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन बचे हैं, वो अब अगली क्लासेस में।